नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। पावर लूलिंग भगवान की अंतर्दृष्टि को सिंक्रोनाइज कर सकती थी। सबसे प्राचीन वधकारी अमर दानव धर्मग्रंथ के अलावा जियान मिंगदाओ पहले से ही अन्य 3 स्वर्गीय रैन कौशल और दिव्य क्षमताओं में शुरुआत करने में सक्षम था। तीनों कौशल और दिव्य क्षमताएं सभी असाधारण थीं। स्टार मून नरिशिंग फन स्क्रिप्चर एक शरीर शोधन विधि है जो आकाश के सितारों को परिष्कृत करती है, सितारों और चंद्रमा की रोशनी को अवशोषित करती है और इसे स्वयं में एकीकृत करती है। किसी के एक्यूपॉइंट और मेरिडियन को सितारों में बदल देती है। एक बार स्टार चार्ट खुलने के बाद कोई भी व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने के लिए सितारों और चंद्रमा की शक्ति का उपयोग कर सकता है। तलवार छाया दिव्य भ्रूण और चलती स्वर्ग स्वर्गीय रैन दिव्य क्षमताओं से संबंधित है। एक तलवार दाव है और एक मार्शल दाव है जो जियान मिंगदाओ के वर्तमान आध्यात्मिक सार और महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ मिलकर काफी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण है अमरदानव शरीर और वधकारी अमरदानव शास्त्र। जियान मिंगदाओ ने उन्हें थोड़ा सा महसूस किया। अमरदानव शरीर एक प्राचीन शरीर है जो बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता है और खेती पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है। दाव बॉडी डिवाइन बॉडी या स्पिरिट बॉडी के विपरीत जो कमोबेश कुछ जन्मजात प्रतिभाओं को बाहरी रूप से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि प्रत्येक प्राचीन काया अलग है। सम एक्सेल इन कॉम्बैट, सम इनहेरेंटली possess the emperor path, but the immortal demon body is quite unique. This physique does not enhance one's comprehension in the early stages, nor does it inherently possess the emperor path. इसकी एकमात्र विशेषता यह है कि यह किसी को प्राचीन अमरदानव तकनीकों को विकसित करने की अनुमति देता है, जिससे अमरदानव भूमि में प्रवेश करना और अमरदानव विरासत प्राप्त करना आसान हो जाता है। संक्षेप में, यह एक ऐसी काया है जो खजाने को खोजने में मदद करती है। अमरदानव शरीर के पास भी उन्नति का मार्ग है। यदि कोई अमरदानव वस्तुएं प्राप्त करता है तो वे अपने भीतर अमरदानव शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं, अंततः एक तरफ झुकना चुन सकते हैं। महान समापन तक पहुंचने के बाद कोई दानव शरीर या अमर शरीर बनना चुन सकता है। यह काफी प्रभावशाली है। जियान मिंगदाओ ने एक पल के लिए सोचा, उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। लेकिन चूंकि यह काया शुरुआती दौर में बेकार थी, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ विलेन वैल्यू और फॉर्चून वैल्यू है। 11,500 खलनायक मूल्य। जियान मिंगदाओ द्वारा की गई हर कार्रवाई, जब तक इसमें फॉर्चून का बच्चा शामिल था, ने उसके लिए खलनायक मूल्य हासिल करना बेहद आसान बना दिया। और सभी पक्षों को डराने, धमकाने और दमन के कार्यों से भी खलनायक मूल्य सामने आया। 10,000 से अधिक खलनायक मूल्य, ये काफी भरपूर फसल है। अब आइए उनका उपयोग शुरू करें। उन्होंने सिस्टम पैनल को स्कैन किया और बॉडी फोर्जिंग दायरे को बढ़ाने में निर्णायक रूप से निवेश किया। 2000 विलेन वैल्यू तुरंत भस्म हो गए। तुरंत जियान मिंगदाओ को एक आत्मज्ञान की तरह उसके दिमाग में एक गहन विधि का एहसास हुआ। महत्वपूर्ण ऊर्जा की धाराएं पतली हवा से निकलकर उसके अंगों और हड्डियों में व्याप्त हो गईं। दरार दरार, लगातार हड्डी की आवाजें गूंजती रहीं और मिश्रित मूल शक्ति उबलने लगी। जियान मिंगदाओ के पूरे शरीर की रक्तवाहिकाएं फिर से जुड़ गईं और प्रमुख शिरोबिंदु उभर आए और उनके भीतर से भयानक महत्वपूर्ण ऊर्जा बाहर निकलने लगी। पहले इसका अनुभव करने के बाद उनकी अभिव्यक्ति शांत और अपरिवर्तित थी, क्योंकि उन्होंने फिर से खलनायक मूल्य का निवेश किया था। अन्य 4000 विलेन वैल्यू भस्म हो गए। जियान मिंगदाओ के शरीर से लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके प्रमुख मेरिडियन पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और उनमें से प्रत्येक से महत्वपूर्ण ऊर्जा निकल रही है, जिससे जियान मिंगदाओ की काया परत दर परत मजबूत होती जा रही है। 30, 40, जैसे ही उसके शरीर के प्रमुख मेरिडियन पूरी तरह से जुड़े हुए थे, उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा भी अपने चरम पर संघनित हो गई। पूरी गुफा के भीतर भयंकर गर्जनाएं गूंज उठी। ऊपर का आकाश कांप उठा और पृथ्वी गड़गड़ाने लगी, लगभग दहने लगी। गुफा के बाहर पूरा लू कबीला लगातार गर्जना की आवाजों में डूबा हुआ था। लुवानशान और अन्य लोग किसी समय इस स्थान पर पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने अंदर देखा तो उनके चेहरे सदमे से भर गए। हर बार जब दहाड़ की आवाज आती तो वे सभी भयभीत हो जाते। वास्तव में क्या हुआ? गुफा, इसमें कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? लुवानशान का दिल कांप उठा। दिव्यपुत्र ने अभी अभी प्रवेश किया था और ऐसा परिवर्तन हुआ। उसे डर था कि गुफा में सचमुच कोई समस्या है। यदि दिव्यपुत्र को अंदर थोड़ी सी भी चोट लगी तो उनके लू कबीले को 10,000 मौतों की सजा दी जाएगी। वह अंदर जाकर जांच करना चाहता था, लेकिन ब्लैक जी ने उसे बाहर ही रोक दिया। ब्लैक जी की अभिव्यक्ति ठंडी थी। मास्टर ने निर्देश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अंदर आकर उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन दिव्यपुत्र लुवानशान अभी भी कुछ कहना चाहता था। हालांकि ब्लैक जी हिले नहीं, केवल उन्हें रोक दिया। लुवानशान ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं की, इसलिए वह गुफा के बाहर ही रहा। बस अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह तुरंत अंदर जा सके। एक अज्ञात समय के बाद गुफा के अंदर आखिरकार गर्जन की आवाजें बंद हो गईं। जैसे ही अंतिम प्रमुख मध्याह्न रेखा जुड़ी, जियान मिंगदाओ का पूरा शरीर शानदार ढंग से चमक उठा। उसका शरीर जैसा था। करीब से निरीक्षण करने पर उसके मांस और रक्त में सुनहरी बहती रोशनी के बीच पहले से ही जैसी चमक थी। यह हो चुका है। बॉडी फोर्जिंग क्षेत्र को उसके चरम तक बढ़ा दिया गया है। जियान मिंगदाओ ने अपने शरीर को महसूस किया, केवल यह महसूस किया कि उसके भीतर की महत्वपूर्ण ऊर्जा एक महासागर जितनी विशाल थी। जरा सी हलचल से उसके शरीर के भीतर से शुद्ध प्राण ऊर्जा फूट पड़ी। उसने अपनी हथेली उठाई। अपनी हथेली में निहित शुद्ध मांस और रक्त की शक्ति को महसूस किया। मेरी ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा है। अब यहाँ तक कि केवल शारीरिक शक्ति पर भरोसा करते हुए मैं 3 दायरे की खेती के नीचे किसी को भी आसानी से दबा सकता हूँ, और शायद 7वें दायरे दाव प्रारंभिक दायरे के लोग भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस मुक्के से किसी भी दैवीय क्षमता का उपयोग किए बिना भी वह लोगों को आसानी से खून की धुंध में उड़ा सकता था। हालांकि सुधार की यह तथाकथित सीमा केवल मेरी वर्तमान काया के संदर्भ में है। अगर भविष्य में मेरी काया मजबूत हो जाती है, या अगर मैं त्यान्यान सूत्र जैसे शरीर परिष्कारक सम्राट शास्त्र की खेती करता हूँ और शरीर को परिष्कृत करने वाले महान दाव को प्राप्त करता हूँ, तो सीमा और भी अधिक बढ़ जाएगी। जियान मिंगदाओ ने इस बात को समझा। भले ही उनके मिश्रित मूल दाव शरीर ने उनकी काया को बहुत अधिक सहायता नहीं दी, लेकिन इस चरम वृद्धि के तहत वह फिर भी उस स्तर तक पहुंच गए जिसे शारीरिक रूप से कुशल सामान्य दाव निकाय और दिव्य निकाय प्राप्त नहीं कर सकते थे। एक विराम के बाद जियान मिंगदाओ ने शेष 4000 से अधिक विलेन वैल्यू को देखा और तुरंत उन्हें एक पॉइंट ओपनिंग दायरे में निवेश कर दिया। 24, आपदा के स्रोत में परिवर्तन। गुफा स्वर्ग के बाहर हंगामा बंद हो गया। क्या दिव्य बालक ने अपनी साधना पूरी कर ली है? लू परिवार के कई लोग अंदर झांककर चिंता से देख रहे थे। पहले की गड़गड़ाहट की आवाजें सचमुच दिल थामने वाली थीं। उपस्थित लू परिवार के कई बुजुर्ग 3 रियल कल्टीवेशन में थे, फिर भी उनकी अपनी खेती ने कभी भी इस तरह की गड़बड़ी पैदा नहीं की थी और वे पहले अविश्वसनीय रूप से घबराए हुए थे। अब जब हंगामा स्पष्ट रूप से बंद हो गया तो उन सभी ने राहत की सांस ली। लुवानशान कोई अपवाद नहीं था। उसने चुपके से अपनी जीभ चटका दी। ये दिव्य बालक कौन सी साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा था जिससे इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया? गुफा स्वर्ग एक स्वनिहित स्थान था जो बाहरी दुनिया से अलग था, फिर भी इसमें ऐसे उतार चढ़ाव उत्पन्न होते थे। यदि वह बाहर खेती करता तो क्या होता? क्या ऐसा हो सकता है कि वह शून्य शास्त्र की खेती कर रहा था? ये सही नहीं है। दिव्य बालक ने अभी तक दाव कानून क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, इसलिए उसे बहुत जल्दी शून्य धर्मग्रंथ के संपर्क में नहीं लाया जाना चाहिए। भले ही जब तक कुछ भी गलत नहीं था तब तक यह अच्छा था।
लू वानशान ने आसपास बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होते देखा और डर गया कि दिव्य बच्चा बाहर आने पर असहज महसूस करेगा, इसलिए वह सभी को जाने के लिए कहने ही वाला था। इस वक्त उसके पीछे गुफा स्वर्ग अचानक फिर से कांप उठा। तुरंत बाद चर्चा 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 शून्य कांप उठा। लू वानशान ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और अगले ही सेकंड में उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। वह क्या है? गुफा स्वर्ग के ऊपर आकाश नीचे दब गया और कहीं से एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। सबसे पहले ये सिर्फ एक छोटा सा भंवर था, लेकिन कुछ ही सांसों के भीतर उनके सिर के ऊपर का भंवर बड़ा और बड़ा हो गया और 1000 मील की दूरी तय करने के लिए तुरंत फैल गया। पूरा ग्रेट ज्ञान प्राचीन शहर चौंक गया और सभी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। यह आध्यात्मिक सार है, इतना प्रचुर आध्यात्मिक सार। क्या ये गुफा स्वर्ग का आध्यात्मिक सार है? हर कोई अवाक रह गया। विसंगति के नीचे ठीक विपरीत लू परिवार की गुफा स्वर्ग थी। गुफा का स्वर्ग कांप उठा और दिव्य प्रकाश लगातार भीतर से फूट रहा था, जैसे आनंद आध्यात्मिक सार को उन्मत्तता से निकला जा रहा था। लू वानशान ने बस इसे देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुफा स्वर्ग के भीतर आध्यात्मिक सार को तेजी से परिष्कृत किया जा रहा है। वह कैसे संभव है? गुफा स्वर्ग में रक्तमूल एस की 10,000 बिलियां और साधारण उत्पत्ति एस की हजारों बिलियां हैं। अंदर का आध्यात्मिक सार अटूट होना चाहिए। लेकिन अब दाव कानून क्षेत्र में एक मजबूत अभ्यासी के रूप में उनकी इंद्रियां तीव्र थी और वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि गुफा स्वर्ग में प्रचुर आध्यात्मिक सार तेजी से कम हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि गुफा स्वर्ग में कुछ गलत हो गया हो। क्या ऐसा हो सकता है? लू वानशान को फिर से डर लगने लगा। डरो मत, अंदर कोई आध्यात्मिक सार को आत्मसात कर रहा है। इसी समय एक बुरा वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति अचानक आकाश से प्रकट हुआ और उनके बीच उतरा। सातवां बुजुर्ग, नमस्ते। सातवें बुजुर्ग। लू वानशान और अन्य लोग तुरंत सम्मानपूर्वक झुक गए। ये भूरे वस्त्र वाला बूढ़ा व्यक्ति लू परिवार की वर्तमान स्थिर शक्ति लू क्यूई वान क्षेत्र में एक सच्चा राजा था। सातवें बुजुर्ग लू का चेहरा प्राचीन और विनम्र था। वह भूमि रंगीन रोशनी से घिरा हुआ था और दाव का इरादा उसके अस्तित्व में व्याप्त था। जो किसान वान दायरे तक पहुंच गए थे वे पहले ही सामान्य स्तर को पार कर चुके थे। उनके शरीर के भीतर दाव का इरादा विकसित हुआ और उनकी हर हरकत ने लोगों को एक अजय एहसास दिया। इस समय लूपी ने गुफा स्वर्ग की ओर देखा, अपने आश्चर्य को छिपाने में समर्थ। अंदर कौन है? ये जियान कबीले का दिव्य बच्चा जियान मिंग दाव है, लू वानशान ने कहा। क्या ये वह है? मिश्रित मूल दाव बॉडी। लूपी की अभिव्यक्ति आश्चर्य में बदल गई। जियान कबीले की विलक्षण प्रतिभा जो 10,000 वर्षों में प्रकट नहीं हुई है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी भयानक विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। मैं सुनता था कि दाव बॉडी भयानक थी, लेकिन आज इसे प्रत्यक्ष देखकर ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिछले अनुमान बहुत रूढ़िवादी थे। लूपी ने आध्यात्मिक सार के स्थान की ओर देखा और उसकी आंखों में गहराई से वह अपने सदमे को छिपा नहीं सका। लू वानशान अभी भी थोड़ा चिंतित था। क्या ये वास्तव में सिर्फ खेती है? लेकिन अगर यह खेती भी है तो यह ऐसी विसंगति कैसे पैदा कर सकता है? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अंदर एक आकृति को महसूस कर सकता हूँ और वह अच्छी स्थिति में है। लूपी ने सिर हिलाया। लेकिन इतने आध्यात्मिक सार को कैसे परिष्कृत किया जा सकता है? अंदर केवल दिव्य बच्चा है। लूपी कड़वाहट से मुस्कुराई। उसे कैसे पता चलेगा? किसी भी स्थिति में अंदर निश्चित रूप से केवल एक ही व्यक्ति था। जहां तक इस आध्यात्मिक सार की बात है, इस लू परिवार में गुफा स्वर्ग प्राचीन काल से चला आ रहा था। इसके भीतर मूल एस अनगिनत पीढ़ियों से जमा हुआ था और 10,000 वर्षों तक अविनाशी होना चाहिए था। लेकिन इस समय थोड़ी ही देर में उसके भीतर का आध्यात्मिक सार का 5वां हिस्सा पहले ही गायब हो चुका था। लूपी की अभिव्यक्ति जटिल थी। कोई केवल ये कह सकता है आखिरकार वह चांगशेंग अमर कबीले का दिव्य बच्चा है। वैसे क्या हवेली में पहले कुछ हुआ था? मुझे शुरू में आभा में कुछ उतार चढ़ाव का एहसास हुआ और मैं एकांत से बाहर आने वाला था, लेकिन आभा तुरंत गायब हो गई। मैंने देखा कि हवेली में बड़े पैमाने पर हमलों की कोई हलचल नहीं थी, इसलिए मैं बाहर नहीं आया। अब ऐसा लगता है हवेली की सारी संरचनाएं नष्ट क्यों हो गई? और ये दिव्य बालक यहाँ क्यों है? लूपी ने नजरें घुमाई और पूछा। वह प्राचीन एवं जीर्ण शीर्ण था। यद्यपि वह एक सच्चा राजा था, वह भी अपने अंतिम वर्षों में था और पैतृक भूमि में एकांत में था। जब तक जीवन मृत्यु का संकट न हो वह आमतौर पर बाहर नहीं आता था। इस बार वह केवल देखने के लिए बाहर आया क्योंकि उसे गुफा स्वर्ग में विसंगति का एहसास हुआ और वह विरोध नहीं कर सका। लू वानशान ने आह भरते हुए कहा, आज बहुत कुछ हो गया है। मुझे इसे धीरे धीरे सातवें बुजुर्ग को समझाने की अनुमति दें। अल्पविराम। इन द केव हेवन। जियान मिंग दाव का बैठा हुआ स्थान पहले से ही अनंत आध्यात्मिक सार से आच्छादित था। वह धुंधली चांदी की रोशनी में नहाया हुआ था और एक पदार्थ की तरह उभरता हुआ आध्यात्मिक सार जियान मिंग दाव द्वारा तेजी से अवशोषित किया गया था, जैसे कि एक लंबी पानी की चही हो। प्राचीन स्रोत जो मूल रूप से आसपास को कवर करता था बड़े बड़े टुकड़ों में दिखाई देने लगा। उसकी स्रोत शक्ति परिष्कृत हो गई और सभी उसके शरीर में प्रवेश करने लगे। सफेद रोशनी के बीच जियान मिंग दाव का ग्रेट जो हेवन एपर्चर खुला। 1200 महान छिद्र मूल रूप से जियान मिंग दाव की साधना की सीमा थी, लेकिन इस समय खलनायक मूल्य के उपयोग के साथ उसके शरीर के चारों ओर के महान छिद्र फिर से बदलने लगे। ग्रेट एपर्चर की संख्या बढ़ रही थी। प्रत्येक छिद्र आध्यात्मिक सार से भरा हुआ था और उसके चारों ओर का समृद्ध आध्यात्मिक सार जियान मिंग दाव के शरीर द्वारा परिष्कृत होकर द्रवित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनका पूरा दाव शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया और मिश्रित उत्पत्ति की एक साथ फैल गई। जैसे ही नए छिद्र खुले और उसका शरीर नवीनीकृत हुआ, अनंत मिश्रित मूल शक्ति भी उसके पूरे शरीर में प्रसारित होने लगी। न जाने कितना समय बीत गया। केवल जब आध्यात्मिक सार की आखिरी लहर उनके शरीर में विलीन हो गई तब जियान मिंग दाव ने अपनी आंखें खोली। खलनायक का मूल्य समाप्त हो गया है। उसने अपने पैनल पर नजर डाली। 11,500 विलेन वैल्यू, अब केवल 500 बचे हैं। लेकिन तदनुसार खप गया खलनायक मूल्य पूरी तरह से उसकी वर्तमान ताकत में बदल गया था। बॉडी फ्यूजन क्षेत्र को उसकी सीमा तक परिष्कृत किया गया है। एपर्चर ओपनिंग क्षेत्र 1500 एपर्चर। जहां तक ताकत की बात है, उन्होंने अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक सार की भयानक मात्रा को महसूस किया, जो कि वृद्धि के तहत महासागर के समान विशाल हो गया था। इस प्रमोशन का असर बेहद स्पष्ट था। मेरे पास बहुत बड़ी संख्या में छिद्र हुआ करते थे और आध्यात्मिक सार को समाप्त करना लगभग असंभव था। अब 300 और छिद्रों के अलावा प्रत्येक छिद्र की आध्यात्मिक सार अवशोषण क्षमता बहुत बढ़ गई है। आध्यात्मिक सार भंडार कम से कम 2 गुना हो गया है। वह केवल मोटा मोटा अनुमान ही लगा सका। देह के 3 लोग खेती की शुरुआत थे और कई लोगों ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि वास्तव में शरीर के संयम के ये 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण थे। दिव्य उत्पत्ति के 3 लोगों ने दिव्य आत्मा और दिव्य क्षमताओं की खेती शुरू की। कई साधकों ने गति का अनुसरण किया। वे प्रारंभिक 3 क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए दैवीय क्षमताओं को विकसित करने और अपने परिवेश पर हावी होने के लिए जल्दी से इस क्षेत्र तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन चाहे वह भौतिक शरीर हो या आध्यात्मिक सार, वे मूलभूत तत्व थे। नींव जितनी अधिक ठोस होगी, भविष्य में आगे बढ़ना, बाधाओं को तोड़ना या दिव्य क्षमताओं को विकसित करना उतना ही आसान होगा। और अब जियान मिंग दाव का आध्यात्मिक सार और रक्त की अपने चरम पर पहुंच गया था। खलनायक का मूल्य समाप्त होने के बाद जियान मिंग दाव ने अपनी नजर विपत्ति के स्रोत की ओर कर दी। फॉर्चून वैल्यू इंजेक्ट करें। उसने लिनचेन से एक लहर प्राप्त की थी। 1000 से अधिक फॉर्चून वैल्यू जमा कर ली थी, जिसे अब उसने आपदा के स्रोत में डाल दिया था। जैसे स्वर्णिम फॉर्चून मूल्य उसमें प्रवाहित हुआ। क्यों? एक हिंसक ताल ढोल की आवाज की तरह गुफा स्वर्ग के भीतर गूंज उठा। जियान मिंग दाव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिल में काली धुंध में लिपटा विपत्ति का स्रोत अचानक पहले कभी न देखी गई चमक के साथ खिल उठा। एक पल में जियान मिंग दाव को अपने दिल से पूरे शरीर में एक अंधेरा और भयानक शैतानी इरादा बहता हुआ महसूस हुआ। घनी स्याह काली रोशनी ने तुरंत जियान मिंग दाव को अपनी चपेट में ले लिया।
उनका मिश्रित मूल दाव शरीर, जो मूल रूप से सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, इस समय राक्षसी इरादे से पूरी तरह से दबा दिया गया था। इसकी जगह पर जियान मिंगदाओ के पूरे शरीर के चारों ओर काली रोशनी बह रही थी और प्रकाश की एक गहरी रात जैसी धारा ने उसे घेर लिया था। इस समय यद्यपि उसकी शक्ल परिवर्तित रही, उसके संपूर्ण अस्तित्व से बुरी और शैतानी मंशा की प्रबल भावना झलक रही थी। 25 अंधेरा करना दुगना प्रबल होता है। इंपीरियल पैलेस के अंदर काली बहती रोशनी गहरे जहर की तरह थी, जो दिल को छू लेने वाली राक्षसी चमक बिखेर रही थी। इंपीरियल पैलेस में मूल रूप से एवरब्राइट मोती थे, जो पूरे साल उस जगह को दिन की तरह उज्जवल रखते थे, लेकिन अब जैसे ही राक्षसी रोशनी फूटी, क्षेत्र की सारी रोशनी अंधहीन कालेपन में समा गई, जिससे एक धुंधला धुंधल दृश्य बन गया। और इस सबका स्रोत केंद्र में खड़ी बर्फ सफेद आकृति थी। जियान मिंगदाओ की आंखें चमक उठी। क्या यह आपदा के स्रोत की सच्ची शक्ति है? उन्होंने स्वयं जांच की। उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं बदला था। यह सिर्फ इतना था कि मूल रूप से शुद्ध मिश्रित उत्पत्ति का इरादा असीमित अंधेरे राक्षसी ऊर्जा में बदल गया था। उसने अपनी हथेली उठाई और एक अराजक धुंधली काली धुंध लगातार घूमती रही। यह धुंध विनाश और विनाश की आभा से भरी हुई थी। यह आपदा मूल की आभा ही है। जियान मिंगदाओ ने अपने शरीर में होने वाले बदलावों को समझा। वह अपने मांस और रक्त में निहित एक अवर्णनीय प्राचीन और विशाल आभा को महसूस कर सकता था। इस आभा का कोई भी पहलू मिश्रित उत्पत्ति की शक्ति से कहीं अधिक है। एक विचार के साथ उसने अपना हाथ उठाया और अपने शरीर के भीतर राक्षसी ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। मूल रूप से प्रचुर आध्यात्मिक सार इस समय बढ़ती हुई राक्षसी ऊर्जा में बदल गया और जियान मिंगदाओ के आंदोलन के साथ एक उंगली बल तुरंत नीचे दब गया। चलती हुई स्वर की उंगली नहीं, शाही महल के भीतर एक जबरदस्त गर्जना गूंज उठी। इस दुनिया में जियान मिंगदाओ की हरकतों के साथ बादल और धुंध फट गई और तेज आवाज के साथ स्वर तक पहुंचने वाली उंगली का एक हिस्सा काली बहती रोशनी से संघनित होकर सीधे नीचे दब गया और इंपीरियल पैलेस में जा गिरा। एक पल में इंपीरियल पैलेस का मैदान नष्ट हो गया, लगभग ढह गया। जियान मिंगदाओ की आंखें एक असामान्य रोशनी से चमक उठी। आपदा की उत्पत्ति से उत्पन्न दिव्य क्षमता पहले से पूरी तरह से अलग है। उसके शरीर के भीतर विपत्ति के स्रोत पर राक्षसी प्रकाश प्रवाहित हुआ और अचानक एक एहसास उसके दिमाग में मर गया। पिछली मूविंग हेवन फिंगर में कुछ बदलाव हुए थे। उनके मन में एक बिल्कुल अलग साधना पद्धति प्रकट हुई। आपदा के स्रोत ने चलती स्वर उंगली को बदल दिया है। मूविंग हेवन फिंगर मूल रूप से एक मार्शल आर्ट तकनीक थी, जहां एक बलदस्त को वश में कर सकता था, सक्रियण के लिए आध्यात्मिक सार और दमन के लिए रक्त सार पर निर्भर था। लेकिन इस समय राक्षसी ऊर्जा के साथ इसकी शक्ति लगभग प्राइमल दाव कानून के बराबर है। क्या ये दिव्य क्षमताओं की आसुरी साधना पद्धति बन गई है? जियान मिंगदाओ आश्चर्यचकित था। आपदा के स्रोत का पहला कार्य सामने आया था। यह किसी भी साधना तकनीक को पुनर्गठित और मरम्मत कर सकता है, इसे एक राक्षसी साधना पद में बदल सकता है। उसने अपने मन में इसका अनुकरण किया, यहाँ तक कि मूविंग हेवन फिंगर के एक मोटे पुनर्निर्माण के साथ जब राक्षसी साधना विधियों के साथ सक्रिय किया गया तो इसकी शक्ति कम से कम 70% बढ़ गई। आप क्या कहते हैं? काला होना व्यक्ति को दोगुना मजबूत बनाता है। यह सिर्फ एक मोटा शोधन है, फिर भी इसमें ऐसी शक्ति है। यह केवल एक दाव कानून की दिव्य क्षमता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या शाही धर्मग्रंथों और इसी तरह के अन्य ग्रंथों को भी आपदा के स्रोत के माध्यम से परिष्कृत किया जा सकता है। जियान मिंगदाओ की दिलचस्पी बढ़ी। हालांकि इस प्रकार का ऑपरेशन खेती की तकनीक को नया आकार देने के बराबर था और किसी को पहले तकनीक में महारत हासिल करनी होती थी। शाही धर्मग्रंथ ऐसे अस्तित्व को विकसित करना इतना आसान नहीं था। मुझे भाग्य और खलनायक अंत हासिल करना जारी रखना होगा। एक विचार के साथ उसके चारों ओर अराजक राक्षसी इरादे की परतें परत दर परत कम होने लगी और एक पल के बाद वह अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। अभी की सारी राक्षसी आभा एक भ्रम प्रतीत हो रही थी। जब तक विपत्ति का स्रोत निहित है, ये पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा रह सकता है। दूसरों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ये सामान्य है। यदि जियान कबीले के भीतर भी इसका पता लगाना वास्तव में इतना आसान होता तो मेरी स्थिति बहुत पहले ही सभी को पता चल गई होती। जियान मिंगदाओ की निगाहें रुक गईं और उन्होंने एक और खोज की। आपदा के स्रोत पर एक नंबर दिखाई दिया, 1427-2000। यह क्या है? जियान मिंगदाओ ने आश्चर्यचकित होकर सिस्टम से पूछा। प्रणाली मेजबान भाग्य का उपयोग करके आप धीरे धीरे आपदा के स्रोत के चरणों को खोल सकते हैं और इसकी क्षमताओं को पूरी तरह से खोल सकते हैं। पहले चरण में भाग्य के 2000 अंक की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ है? जियान मिंगदाओ ने भौहें उठाई। अनलॉक करने के चरण। दरअसल उसकी विपत्ति का वर्तमान स्रोत अभी भी प्रारंभिक चरण में था, सीमित कार्यों के साथ। पहला चरण सफलतापूर्वक खुल गया। मेजबान ने प्रारंभिक प्राचीन ग्रंथ प्राप्त कर लिया है। प्राचीन धर्म ग्रंथ। जियान मिंगदाओ की अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित थी। उसकी कुछ रुचि जगी थी। उसने सोचा कि विपत्ति के स्रोत से उसे किस प्रकार का प्राचीन धर्म ग्रंथ प्राप्त होगा। यदि ऐसा है तो उसे इसे शीघ्र अनलॉक करने की आवश्यकता है। बाद में जियान मिंगदाओ ने जाने से पहले इंपीरियल पैलेस में अपने पिछले कार्यों के निशान मिटा दिए। चर्चा। जैसे ही इंपीरियल पैलेस का गेट खुला, भाप बनकर बहने वाली रोशनी बाहर आने लगी। इंपीरियल पैलेस के बाहर लू वानशान और अन्य लोग अभी भी शांति से इंतजार कर रहे थे। जियान मिंगदाओ को बाहर जाते देख लू वानशान ने जल्दी से सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। प्रणाम दिव्य बालक। जियान मिंगदाओ की नजर उस पर पड़ी। लू परिवार प्रमुख, आप सब यहाँ क्यों हैं? क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? लू वानशान ने तुरंत इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये बस है। पहले डिवाइन चाइल्ड की खेती ने काफी हंगामा मचाया था, इसलिए हमने सोचा कि कुछ हुआ होगा और जांच करने आए। अब जब हमने देखा कि डिवाइन चाइल्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो हमें राहत मिली है। जैसे ही वह बोला, उसने चुपके से जियान मिंगदाओ पर नजर डाली। केवल एक नजर से लू वानशान की अभिव्यक्ति अचानक स्थिर हो गई, फिर उसका चेहरा काफी बदल गया। क्या चल रहा है? क्या वह अब उसके आर पार नहीं देख सकता था? हालांकि जियान मिंगदाओ एक मिश्रित मूल दाव निकाय था, उसकी ताकत ईश्वर उत्पत्ति के 3 चरणों से कहीं अधिक थी, लेकिन पहले लू वानशान 8वें चरण के दाव दायरे के रूप में अभी भी उसकी ताकत का थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता था। भले ही वह काफी मजबूत था, फिर भी उसके पास दाव कानून नहीं था, जिससे वह लू वानशान से कमजोर हो गया। लेकिन अब वह कितने समय तक एकांत में रहा था। उसने ऊपर देखा और जियान मिंगदाओ के चारों ओर एक अवर्णीय रूप से भयानक आभा उभरती हुई महसूस की, जिसमें विशाल और उभरता हुआ रक्तसार था। उसका पूरा अस्तित्व रक्तसार के एक ड्रैगन की तरह था। इतना ही नहीं, उनका आध्यात्मिक सार इतना गहरा था कि उनका पूरा अस्तित्व एक विशाल स्वर्गीय मूल की तरह था। एक स्थूल धारणा केवल समुद्र जितनी विशाल अनुभूति ही उत्पन्न कर सकती है। अतः जैसे कि लू वानशान की जांच को महसूस करते हुए जियान मिंगदाओ ने ऊपर देखा और सिर्फ एक नजर से लू वानशान को अचानक अपनी खोपड़ी पर झुंझुनी महसूस हुई। उसे वास्तव में डर महसूस हुआ। दिव्य बालक ने पहले कहा था कि उसने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है और उसे विकसित करने की आवश्यकता है, और लू वानशान ने इसे केवल दिव्य बालक के रूप में लिया था जो मेहनती है, हर दिन तक परिश्रम करता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसे वास्तव में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई है। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने जो समझा वह बहुत भयानक था। दिव्य बालक, मैंने शाही महल तैयार कर लिया है, कृपया आराम करो। दिव्य बालक। लू वानशान और भी अधिक भयभीत हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और सम्मानपूर्वक बोला। जियान मिंगदाओ ने सहमति जताते हुए थोड़ा सिर हिलाया। अल्पविराम। जियाफैंग राजवंश के भीतर पूर्वी उजाड़ सीमा। जहां तक नजर जा सकती थी, विशाल महल परिसर सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे, ऊपर और नीचे गिर रहे थे, दिव्य फीनिक्स प्रकाश के साथ जुड़े हुए थे, जिससे अत्यधिक गर्मी फैल रही थी। जियाफैंग राजवंश जियाफैंग डोमेन के शासक के रूप में एक प्रसिद्ध शक्ति भी थी।
हालांकि जियाफेंग डोमेन 100 मिलियन से अधिक जीवित प्राणियों वाला एक छोटा सा डोमेन था, जियाफेंग राजवंश आखिरकार एक ईश्वर राजा क्षेत्र के साथ एक शक्ति थी जिसे किसी के द्वारा कम नहीं आंका जा सकता था। और आज नहीं, शाही महल के भीतर से स्वर्ग हिला देने वाली दहाड़ निकली। विद्रोही बेटा, बादलों की आग आकाश में फैल गई और चिलचिलाती गर्मी पूरे महल में फैल गई, जिससे बाहर हर कोई भयभीत और बेचैन लग रहा था। सेंट्रल हॉल में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी गुस्से में था। उसका शरीर विशाल रक्तसार और प्रचुर आभा से भरा हुआ था और जैसे ही वह दौड़ता था उसकी आंखों से आग लगभग फूटने लगती थी। तुम्हें दीर्घायु जियान कबीले को अपमानित करने की हिम्मत किसने दी? जियायून सम्राट बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसकी नजर नीचे वाले व्यक्ति पर टिक गई। जिया हुआनफेंग का चेहरा पीला और डरा हुआ था, केवल घुटने टेक रहा था और झुक रहा था। पूर्वज, मुझे नहीं पता था कि वह जियान कबीले का दिव्य बच्चा था, इसलिए एक तमाचा उसके सिर पर पड़ा। जिया हुआनफेंग ने ताजा खून उगल दिया और उसे सीधे उड़ा दिया गया। जियायू सम्राट का चेहरा अत्यधिक भयमिश्रित उदास था। चांगशेंग परिवार, केवल उनके स्तर के लोग ही इस शीर्षक द्वारा लाए गए भयानक दबाव को समझते थे। वह एक भयानक परिवार था जो स्वर्गीय डोमेन में से एक को नियंत्रित करता था। 3000 दाव डोमेन के बीच वास्तव में प्राचीन काल से कुछ अमर शक्तियां थीं और उनके बीच महान सम्राटों के निशान मौजूद थे, लेकिन उनकी तुलना जियान कबीले से नहीं की जा सकती थी, जो एक स्वर्गीय डोमेन को नियंत्रित करता था। अब उन्होंने वास्तव में दीर्घायु जियान कबीले को नाराज कर दिया था। यदि यह सिर्फ एक सामान्य जियान कबीले का सदस्य होता तो यह एक बात होती, लेकिन उन्होंने मिश्रित मूल दाव बॉडी के साथ दिव्य बच्चे को नाराज कर दिया था। जियायू सम्राट लगभग अपने परपोते का गला घोटना चाहता था। उन्होंने अतीत में जिया हुआनफेंग के बारे में बहुत सोचा था, यहाँ तक कि उन्हें उम्मीद भी थी कि उनका जियाफेंग राजवंश एक और वांग क्षेत्र विशेषज्ञ पैदा करेगा। परिणामस्वरूप उसने उन्हें ऐसे दुर्जय शत्रु को भड़काने के लिए प्रेरित किया। मिश्रित मूल दाव बॉडी वह जियान कबीले के पुराने पूर्वज द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त दिव्य बच्चा है। उसके जन्म के दिन एक ड्रैगन दहाड़ विसंगति थी। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे बधाई देने भी गया था, लेकिन मुझे उसकी एक झलक पाने का मौका भी नहीं मिला। परंतु आप वास्तव में तुमने इतना बड़ा पाप किया है। 26 जिया फेंगजाओ के डर से उसकी किस्मत और भी कम हो गई है। जियायू सम्राट की अभिव्यक्ति अंधेरे और स्पष्ट के बीच उतार चढ़ाव करती रही। स्वर्गीय मूल एस की 1 लाख करते, ये सोचते ही उसका चेहरा घूम गया। ये व्यवहारिक रूप से जियाफेंग राजवंश से मास की नक्काशी थी। हालांकि जियाफेंग राजवंश के पास कुछ विरासत थी, लेकिन इसका नियंत्रण केवल एक छोटे डोमेन पर था। इसके दिन मूल रूप से समृद्ध थे, लेकिन अब सालाना 1 लाख कटी स्वर्गीय मूल एस के साथ ये सिर्फ हड्डियों को तोड़ने का मामला नहीं होगा, बल्कि त्वचा को उधेड़ने और खून निकालने का मामला होगा। गंभीर रूप से वे केवल इस मामले को स्वीकार कर सकते थे। जिया हुआनफेंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने रोते हुए कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने लिन चेन के लिए ऐसा किया था। आप उससे तब मिले थे और उसकी प्रशंसा भी की थी, ये कहते हुए कि उसमें भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां उठाने की क्षमता है। बकवास। लिन चेन में वास्तव में कुछ प्रतिभा है, लेकिन दीर्घायु जियान कबीले को अपमानित करने का मतलब केवल एक वेतन है। जियायू सम्राट ने गुस्से में डांटा। वह वास्तव में लिन चेन से मिले थे और उस समय उनके बारे में बहुत सोचा था, यहाँ तक कि ऐसी प्रतिभा को क्लाउड रेडियंस होली लैंड में जाने देने में निर्णय की कमी के लिए लू परिवार का मजाक भी उड़ाया था। उन्होंने जिया कबीले के एक कनिष्ठ और अपने बीच विवाह की व्यवस्था करने पर भी विचार किया था, लेकिन अब उसकी इच्छा थी कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। जो कोई भी चांगशेंग अमर कबीले को नाराज करेगा, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अंततः मर जाएगा। अचानक जियायू सम्राट का दिल हिल गया। लिन चेन और जियान क्लान डिवाइन चाइल्ड पहले से ही नश्वर दुश्मन थे। अगर वह रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो उन्हें यहीं से शुरुआत करनी होगी। तुरंत जियायू सम्राट ने एक गंभीर आदेश जारी किया। सूचना भेजें, लोगों को अयस्क स्रोतों को इकट्ठा करने का आदेश दें और उन्हें लू परिवार को भेजें। इसके अलावा बाहरी दुनिया को घोषणा करें कि इस बार आपके कार्यों को लिन चेन ने उकसाया था और जियाफेंग राजवंश सगाई से अनजान था। स्वर्गीय मूल एस की 1 लाख कट्टी के अलावा मेरा जियाफेंग राजवंश दिव्य बच्चे से माफी मांगने के लिए 3 स्वर्गीय रैंक कौशल सौंपने को तैयार है। पुराने पूर्वज जिया हुआनफेंग सब रह गया। लहूलुहान होने के बाद कोई कैसे खुद उत्सुकता से चाकू पेश कर सकता है? स्वर्गीय रैंक कौशल, भले ही जियाफेंग राजवंश सैकड़ों हजारों वर्षों से अस्तित्व में था, लेकिन उनके खजाने में संख्या सीमित थी। बेवकूफ, कुछ मांस काटे बिना हम दिव्य बच्चे को अपनी ईमानदारी कैसे दिखा सकते हैं? इसके अलावा हम ये चीजें उपलब्ध कराने वाले नहीं हो सकते। जियायून सम्राट की आंखें ठंडी थीं और उसने उपहास किया। क्लाउड रेडियंस होली लैंड है। मैंने सुना है कि लिन चेन पवित्र भूमि के पुराने पूर्वज का पक्षधर था, जो उसे प्रमुख की उपाधि देने की योजना बना रहा था। मैं अब क्लाउड रेडियंस होली लैंड की यात्रा करने जा रहा हूँ। अगर मेरे जियाफेंग राजवंश को खून बहाना पड़ा तो क्लाउड रेडियंस होली लैंड के लिए भी यह आसान नहीं होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। तियानतांग शहर में जियान कबीले के दिव्य बच्चे के प्रकट होने की खबर तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के प्राचीन शहर हिल गए। उस दिन गाड़ी खींचने वाले नॉर्ड ड्रैगन के दृश्य को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था। लू परिवार में लड़ाई का उल्लेख नहीं किया गया था। चांगशेंग अमर कबीला, मिश्रित मूल दाव बॉडी, इनमें से कोई भी उनके जीवन से बेहद दूर था। उन्होंने कभी इस तरह के अस्तित्व की उम्मीद नहीं की थी कि वह स्वर्गीय डोमेन से आएगा और पूर्वी बैलेंस में घूमेगा। फिर अधिक विशिष्ट विवरण सामने आए, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। दिव्य बालक वास्तव में एक विवाह अनुबंध के लिए आया था। इस ईस्टर्न बैलेंस लू परिवार, मैंने सोचा था कि उनका पतन हो गया है और वे सूख गए हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि उनका अभी भी जियान कबीले के साथ ऐसा संबंध है? उस स्थिति में क्या वे फिर से स्वर्ग की ओर नहीं उड़ने वाले हैं? क्या ये सच है या झूठ? क्या लू परिवार इसे केवल अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए पेश कर रहा है? बकवास। लू परिवार ने दीर्घायु जियान कबीले के नाम पर कार्य करने की हिम्मत कैसे की? उन्हें संभवतः 2 या 3 दिनों के भीतर कबीले के विनाश की आपदा का सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये सच है। जियाफेंग राजवंश के राजकुमार जिया हुआनफेंग भी उस दिन वहां थे। हाँ, उन्होंने लू परिवार की पैतृक खदान की लालसा की, लेकिन वह लगभग वहीं मर गए और उन्होंने जियाफेंग राजवंश के खजाने का भी त्याग कर दिया। जियाफेंग राजवंश वर्तमान में बड़ी मात्रा में स्वर्गीय मूल एस खरीद रहा है। यही वह सजा है जो दिव्य बच्चे ने उन्हें दी थी। स्वर्गीय मूल एस की 1 लाख बिल्ली। 1 लाख बिल्लियां, वे संभवतः इतना अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं? इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। अरे तो बस मरने की प्रतीक्षा करें। वे इस तरह में कई किसान एकत्र हुए और सूचनाओं का आदान प्रदान किया। जिया हुआनफेंग की दयनीय स्थिति के बारे में बात करते समय कई लोग हंस पड़े। इसी समय उनमें से एक बोला, मैंने ये भी सुना है कि इस मामले की गहरी उत्पत्ति है। उस दिन न केवल जिया हुआनफेंग निराश था, बल्कि लू परिवार का एक दत्तक पुत्र भी था जिसने जियान कबीले के दिव्य बच्चे पर हमला करने का साहस किया। वह एक महत्वपूर्ण क्षण में टूट गया, बहुत दबंग, लेकिन दिव्य बच्चे के एक ही थप्पड़ से गंभीर रूप से घायल हो गया और लगभग मर गया। लू परिवार का दत्तक पुत्र, क्या ये लिन चेन हो सकता है? लिन चेन, क्या क्लाउड रेडियंस होली लैंड से लिन चेन है? लानत है। आधे साल पहले वह जियायून माउंटेन में चमक गया, जिससे सोन परिवार के 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। उस समय यह अफवाह थी कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। ये वही है। इस लिन चेन की काफी प्रतिष्ठा है, जिसने कमजोरों के साथ ताकतवरों को हराने की कई उपलब्धियां हासिल की हैं। न केवल शियाओयुन पर्वत, बल्कि उसने दक्षिण शहर के प्राचीन खंडहरों में भी खोजबीन की और एक आध्यात्मिक खजाने के साथ पीछे हट गया। तो यह वह था। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि अच्छी मुक्ति। लू परिवार के दत्तक पुत्र के रूप में वह लू परिवार की युवा महिला को चाहता था। वह एक महिला के लिए दिव्य बच्चे से लड़ रहा है, बिना ये देखे कि वह क्या है। उसने एक महिला के लिए दिव्य बच्चे से लड़ने की भी हिम्मत की। वह सचमुच मौत को दावत दे रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्लाउड रेडियंस होली लैंड क्या करेगा। मैंने सुना है कि लिन चेन वहाँ एक असाधारण पद रखता है और ऐसी अफवाहें भी हैं कि वह क्लाउड रेडियंस होली लैंड का संत बच्चा बनने जा रहा है।
भीड़ ने किल्ली उड़ाई और जोर जोर से हंसने लगी। संसाधनों से समृद्ध पूर्वी बंजर भूमि की विशाल भूमि में कभी भी कृषकों की कमी नहीं थी, नहीं इसमें प्रतिभाओं की कमी थी। लिनचेन जैसी शख्सियतें अभी भी अल्पसंख्यक थीं। केवल 6 या 7 वर्षों में उनके उत्थान में कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल थीं। हालांकि उसका नाम पूरे पूर्वी बैरेंस में नहीं फैला था, लेकिन उसका नाम कम से कम क्लाउड रेडियंस होली लैंड के आसपास के कई प्राचीन पहाड़ों में जाना जाता था। फॉर्चून के बच्चे के रूप में कमजोरों के साथ ताकतवर को हराने के उनके कारनामे इतने असंख्य थे कि गिनना मुश्किल था। लेकिन इसी तरह उसके अनिवार्य रूप से कई दुश्मन भी थे। अतीत में ये शत्रु उसे आकाश की ओर उड़ते देखकर अपना क्रोध प्रकट करने का साहस नहीं करते थे। अब ये सुनकर कि लिनचेन को झटका लगा है और वह ऐसी मुसीबत में पड़ गया है, वे बहुत खुश हुए। कभी कभी लिनचेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हुए परिवारों के बारे में खबरें फैलती थी। वे भोज की मेजबानी करते थे और इस मामले का जश्न मनाते थे। इस वक्त प्राचीन शहर का एक कोना, काले कपड़े पहने, बांस की टोपी पहने एक आदमी ने आसपास की बातचीत सुनी और उसका शरीर थोड़ा कांप गया। बांस की टोपी के नीचे एक चेहरा जिस पर अभी नई त्वचा की परत उगी थी, वह उदास और डरावना लग रहा था। अपने आसपास की बातें सुनकर उस आदमी की आंखों में नफरत चमक उठी और उसने दांत पीस लिए। जियांग मिंगाओ, मैं इस मामले को याद रखूंगा। देर सबेर मैं इसका बदला 1000 गुना चुकाऊंगा। यह व्यक्ति लिनचेन था जो उस दिन भाग निकला था। लिनचेन को एजोर फ्लेम एंशिएंट सील ने निगल लिया था और वह नश्वर खतरे में था। असंख्य प्रकटीकरण निर्माण आरेख में निहित दिव्य क्षमता पर भरोसा करके ही उसे लू परिवार से दूर टेलीपोर्ट किया गया था। वह अत्यंत दयनीय स्थिति में था। एजोर फ्लेम एंशिएंट सील का जलने का प्रभाव भयानक था। हालांकि वह मरा नहीं, उसका 30% आध्यात्मिक सार वाष्पित हो गया और उसका मांस जल गया। असंख्य अभिव्यक्तियां निर्माण आरेख में सृजन की शेष शक्ति पर भरोसा करके वह केवल 30% पुनर्प्राप्त करने में कामयाब रहे। इसके अलावा वह उस दिन एक महत्वपूर्ण क्षण में सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया था, मूल रूप से शानदार गति के साथ, लेकिन गंभीर चोटों के कारण वह वापस दायरे में आ गया। घृणास्पद, उस दिन अगर मैं 1 महीने के लिए डिवाइन पैलेस दायरे में बरकरार और स्थिर होता तो मैं थरीरियन कल्टीवेशन को तोड़ने का प्रयास कर सकता था। लेकिन चोटें बहुत गंभीर थीं और मैं जल्दी हुई लॉ के दायरे में वापस आ गया। उसने अंदर ही अंदर अपना निरीक्षण किया। उसका चेहरा दर्द से भर गया। उसकी बुनियाद क्षतिग्रस्त हो गई। वर्ष भर से संचित सृजन की शक्ति उस दिन क्षण भर में समाप्त हो गई। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह डिवाइन पैलेस क्षेत्र में प्रवेश करके बहुत बड़ा लाभ कमाएगा, लेकिन न केवल वह अपने दायरे को बनाए रखने में विफल रहा, बल्कि 1 साल की संचयी राशि हवा में गायब हो गई। सृजन की शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम सामग्रियां अमूल्य थी और उन्हें खोजने के लिए उन्होंने लंबे समय तक खोज की थी। इस बार वह सचमुच बहुत कमजोर हो गया था। ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। तो मेरे पास असंख्य अभिव्यक्तियां निर्माण आरेख हैं। मुझे जल्दी से ठीक होने के लिए केवल सृजन की कुछ शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। लिनचेन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें भयंकर थीं। अपनी सुनहरी उंगली और भाग्य के आशीर्वाद से उनकी साधना गति किसी और से कमजोर नहीं थी। क्या होगा अगर उसके पास मिश्रित मूल दाव बॉडी हो? जब हम अगली बार फिर मिलेंगे तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। लिनचेन ने उग्रता से बात की, फिर अपनी बांस की टोपी को कस लिया और जाने के लिए मुड़ा। सबसे जरूरी काम सबसे पहले सृजन की शक्ति को फिर से भरने के लिए कुछ दिव्य वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए किसी को ढूंढना था। 27 खजाना चढ़ाने आए। भगवान राजा चौंके। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। लू परिवार की हवेली के बाहर जैसे ही जियांग मिंगाओ के आगमन की खबर फैली, हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण हस्तियां विभिन्न स्थानों से पहुंची। ग्रेट यान प्राचीन शहर में हर जगह उत्कृष्ट स्वर्गीय प्रतिभाओं और गहन आभा वाले बुजुर्गों को देखा जा सकता था। ये व्यक्ति जो आमतौर पर सर्वोच्च प्राणी थे जिनसे लोगों का बाहर मिलना मुश्किल था, अब इस छोटे शहर में भीड़ लगाने और अपना चेहरा दिखाने के इच्छुक थे। वह स्वर्गीय मूल पवित्र भगवान है। ये वास्तव में वह है? क्या वह 1000 साल तक एकांत में नहीं गया था? वह वास्तव में बाहर आया था? और क्या वह सोम परिवार का पुराना पूर्वज नहीं है जो 4 महान कुलों में से एक है? मैंने सुना है कि वह वान दायरे का विशेषज्ञ है। वह यहाँ भी है। 9 पर्वत संप्रदाय, महान सूर्य संप्रदाय, 5 चोटियां, तलवार द्वार, ये सभी पूर्वी बैरेंस की प्रमुख ताकतें हैं। नगर के अनेक कृषकों ने यह दृश्य देखा तो भयभीत हो गए। अतीत में उन्होंने इन ताकतों के नाम केवल कहानीकारों से ही सुने थे। वे केवल उन प्रमुख घटनाओं में दिखाई दिए जिन्होंने पूर्वी बैरेंस को हिलाकर रख दिया। ग्रेट यान प्राचीन शहर के कृषकों के लिए वे केवल किंवदंतियों में पाए जाने वाले अस्तित्व थे। अब ये सभी लोग ग्रेट यान प्राचीन शहर में एकत्र हुए थे। और इतना ही नहीं, ये प्रसिद्ध महत्वपूर्ण हस्तियां जो पूर्वी बैरेंस में जहां भी जाती थी ध्यान का केंद्र बन जाती थी, पिछले कुछ दिनों में लू परिवार की हवेली में भी प्रवेश नहीं कर पाई थी और उन्हें बार बार फटकार लगाई गई थी। फिर भी ईमानदारी से बाहर इंतजार करते हुए किसी ने थोड़ी सी भी शिकायत दिखाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि लू वानशान भी पिछले 2 दिनों से बेचैन था, क्योंकि बाहर कई ताकतों का स्तर लू परिवार से कम नहीं था। हवेली के प्रवेश द्वार पर लू वानशान बाहर चला गया। उसकी नजर 2 लोगों पर पड़ी। इन ताकतों में से 2 सबसे प्राचीन ताकतें थीं। सांग परिवार का पुराना पूर्वज सॉन्ग जो 4 महान कुलों में से एक है, और स्वर्गीय मूल पवित्र भगवान। वह आगे बढ़ा, अपने हाथ जोड़े और विनम्रतापूर्वक कहा, दिव्यपुत्र आज भी मेहमानों को देखने के लिए तैयार नहीं है। शायद सबके लिए बेहतर होगा कि वे तितर बितर हो जाएं। दोनों उसकी बातों पर क्रोधित नहीं हुए। स्वर्गीय मूल के पवित्र भगवान शांत रहे। लू परिवार के मुखिया, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी स्वर्गीय उत्पत्ति की पवित्र भूमि का वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। इन कुछ दिनों को मेरी बूढ़ी हड्डियों के लिए एक अच्छा खिंचाव माना जा सकता है। पुराने पूर्वज का गीत मुस्कुराहट के साथ गूंज उठा। ये सही है। दिव्यपुत्र अनगिनत मामलों में व्यस्त है। हमारा आगमन केवल हमारी ईमानदारी का प्रतीक है। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वह मुक्त न हो जाए। इन 2 शख्सियतों के बोलने पर अन्य बलों के लोगों ने वहां से हटने की हिम्मत नहीं की और सहमति में जवाब दिया। लू वानशान ने अपनी जीभ क्लिक की। ये चांगशेंग अमर कबीले का आतंक था। उनके नाम के स्मरण मात्र से ये प्रमुख ताकतें जो इतनी अहंकारी हुआ करती थी, खुद को इस तरह विनम्र बना लेती हैं। वह जानता था कि वह हर किसी को जाने के लिए राजी नहीं कर सकता, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया। एक ही समय पर हवेली के अंदर चांद सफेद वस्त्र पहने जियांग मिंगाओ उसके चारों ओर क्रिस्टल की रोशनी से चमक रहा था। उसका चेहरा शांत था। वह लापरवाही से एक प्राचीन किताब पलट रहा था। ये पुस्तक प्राचीन थी। प्रत्येक पृष्ठ पलटने के साथ पात्र उभरकर सामने आए। प्रत्येक दाव आकर्षण से ओतप्रोत था, जो स्पष्ट रूप से एक शीर्ष स्तरीय दिव्य क्षमता थी। उसे बाहर की कई सेनाओं के नेताओं के आने की जानकारी थी। वह जानबूझकर हवा नहीं दे रहा था। बात बस इतनी सी थी कि उसके लिए इन लोगों में देखने लायक कुछ भी नहीं था। इसके अतिरिक्त खलनायक होने के फायदों पर भी प्रकाश डाला गया। बस इन लोगों को प्रतीक्षा में छोड़ देने से सिस्टम संकेत देगा, मेजबान ठंडा और दबंग है, खलनायक स्वभाव के अनुरूप है। इन 3 दिनों में उन्होंने लगभग 1000 विलियन पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए थे। जियांग मिंगाओ ने प्राचीन पुस्तक अपने हाथ में रखी और ब्लैक जी से पूछा, क्या जिया फैंग राजवंश क्लाउड रेडियंस पवित्र भूमि पर गया था? चरमराहट। उसके बगल में ब्लैक जी अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर आज्ञाकारी रूप से खड़ी थी। उसने जवाब दिया। जियायू सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाया। क्लाउड रेडियंस पवित्र भूमि के एक पुराने पूर्वज के साथ मारपीट का आदान प्रदान किया। संरचनाओं की 3 परतों को तोड़ दिया। क्लाउड रेडियंस पवित्र भूमि के 6 प्राचीन पहाड़ों को तोड़ दिया और क्लाउड रेडियंस पवित्र भूमि में कई परिदृश्यों को नष्ट कर दिया। जियांग मिंगाओ ने भौहें उठाई। शुरुआत में उसने जिया हुआनफेंग को जाने देने का कारण जिया हुआनफेंग और लिनचेन को द्वेष पैदा करने और कार्रवाई करने देना था, जिससे कुछ भाग्यान प्राप्त हो सके। ऐसा लग रहा था कि जियायून सम्राट की प्रतिक्रिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उसने अपने पैनल पर नजर डाली। इस मामले के कारण लिनचेन के भाग्यांक अलग अलग मात्रा में कम हो गए थे। जियायून सम्राट ने एक संदेश भी भेजा कि स्वर्गीय मूल एस की 100,000 कटियां तैयार की जा रही हैं और उन्हें बैचों में यहाँ ले जाया जा रहा है।
मास्टर से माफी मांगने के लिए उन्होंने 3 स्वर्गीय रैन कौशल प्रस्तुत किए जो आज आए हैं। ब्लैक जी ने जोड़ा, बाहरी लोग जियान मिंगडाओ से मिलने के योग्य नहीं थे, इसलिए ब्लैक जी पहले ही बाहर उनके प्रवक्ता बन गए थे। ब्लैक जी के माध्यम से सारी बातें बताई जाएंगी। जल्द ही जियान मिंगडाओ उत्साहहीन था और उसे उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास अब स्वर्गीय रैन कौशल की कमी नहीं थी। सिस्टम के बिना भी अकेले जियान कबीले के माउंटेन सी टॉवर में उनमें से अनगिनत थे। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। जियाफैंग राजवंश के लोगों को बताएं कि उनकी प्राचीन भूमि के भीतर एक टूटा हुआ प्राचीन मोती है, इसे मुझे भेजें। हालांकि ब्लैक जी हैरान थी, उसने नहीं पूछा और बस सहमत हो गई। जियांग मिंगडाओ की यादें उमड़ पड़ी। वह प्राचीन मोती एक प्राचीन वस्तु थी, हालांकि इसकी आध्यात्मिकता स्पष्ट नहीं थी। इसमें एक आदिम दैवीय क्षमता थी जो प्राचीन दाओ इरादे से ओतप्रोत थी। मूल रूप से यह वस्तु लिन चेन द्वारा प्राप्त की गई थी। असंख्य घोषणापत्र निर्माण आरेख की मदद से मरम्मत की गई और एक मौलिक दिव्य क्षमता में परिष्कृत की गई जो बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि अब उसके पास इसे हासिल करने का मौका नहीं था। अल्पविराम, आधा महीना बीत गया। इस दिन लू परिवार की हवेली के बाहर एक लहर दिखाई दी और शून्य कांप उठा। तभी ब्रोकेड वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति आकाश से उतरा जो 5 रंगों वाली दिव्य रोशनी से घिरा हुआ था। उसकी आभा विशाल और भयानक थी। यहाँ उनकी उपस्थिति मात्र से सदमे की लहरें आ गईं। इस व्यक्ति को देखकर स्वर्गीय मूल पवित्र भगवान, पुराने पूर्वज गीत और अन्य सभी ने अपने भाव बदल दिए। जियायू सम्राट। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि जियाफैंग राजवंश के पुराने पूर्वज जियायू सम्राट थे। जियायू सम्राट एक वास्तविक गॉड किंग क्षेत्र विशेषज्ञ थे। वे जियांग मिंगाओ और जियाफैंग राजवंश के बीच की दुश्मनी से भी अवगत थे। इसके लिए जियाफैंग राजवंश ने भारी कीमत चुकाई थी। आज जियायू सम्राट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। क्या वह यहाँ परेशानी पैदा करने आया था? लू वानशान का चेहरा तनावग्रस्त था और वह जल्दी से बाहर चला गया। जियायू सम्राट को ध्यान से देखता रहा, जिससे उसे कोई कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला। अगला दूसरा, सबकी आंखें फैल गईं। उन्होंने देखा कि जियायू सम्राट, जिसकी आभा भयावह थी और जिसकी उपस्थिति विशाल थी, शहर में प्रवेश करने के बाद तुरंत अपनी शक्तिशाली आभा पर काबू पा लिया और सम्मानित हो गया। कृपया दिव्य पुत्र लू परिवार के मुखिया को सूचित करें कि इस बूढ़े व्यक्ति को वह मिल गया जो वह चाहता था। उसने दोनों हाथों में एक लकड़ी का बक्सा पकड़ा और उसे लू वानशान को सौंप दिया। लू वानशान, जो सतर्क था, ये सुनकर कुछ भ्रमित हो गया। वह आया उपहार देने। उसने तुरंत देर नहीं की और लकड़ी का बक्सा पकड़कर अंदर चला गया। जियायू सम्राट बाहर शांति से इंतजार कर रहा था। इस दृश्य ने सभी को अवाक कर दिया। जियायू सम्राट अपने हिंसक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। क्लाउड वेरियंस होली लैंड में उनका हालिया हिंसक विस्फोट, जहां उन्होंने 6 प्राचीन पहाड़ों को तोड़ दिया था, डर पैदा करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ऐसे अस्थिर गॉड किंग क्षेत्र को भी यहां पहुंचने पर इतना सम्मानजनक होना पड़ा। यह लू वानशान फिर से बाहर आए। बूढ़े पूर्वज जिया दिव्य पुत्र चाहते हैं कि आप अंदर आएं। वास्तव में जियायू सम्राट का चेहरा उत्साहित और बहुत प्रसन्न था। वह भीड़ की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच अंदर चला गया। बाकी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। आखिरकार यह जियाफैंग राजवंश है। वह पुराना साथी जियायू सम्राट भी लचीला है। इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद भी वह चीजों को बदलने का अवसर ढूंढने में कामयाब रहा। जियाफैंग राजवंश खुद को दीर्घायु जियांग कबीले से जोड़ने जा रहा है। भव्य मुख्य हॉल में जियायू सम्राट दिव्य पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए बहुत सचेत रूप से एक तरफ खड़ा था। यह गहन और अत्यधिक अनुभवी व्यक्ति अब शांत था और अपनी उम्र के कारण श्रेष्ठ अभिनय करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। कम से कम सतह पर तो नहीं। जियायू सम्राट के भी अपने विचार थे। इस बार जियाफैंग राजवंश को हुई बड़ी हार ने उसे काफी परेशान कर दिया था। उन्होंने इतनी विनम्र मुद्रा अपनाने का कारण यह भी देखना था कि क्या वह इसकी भरपाई कर सकते हैं। Of course, the main reason he, with his volatile temper, was so willing to suffer in silence was out of respect for the Jing clan. इस मिश्रित मूल दाव बॉडी के लिए, हालांकि स्वाभाविक रूप से असाधारण, वह अंततः युवा था। ठीक तभी क्यों कदमों की आहट सुनाई दी। जियायू सम्राट को अचानक महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है और उसने अचानक ऊपर देखा। उसने केवल इतना देखा कि उसके सामने की रोशनी एक पल के लिए धुंधली हो गई थी, जैसे कि थोड़ी विकृत हो गई हो। और तब एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बाहर से अंदर आया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसका शरीर दीप्तिमान था। जैसे ही वह चला, आसपास की रोशनी काफी धीमी लग रही थी। तब पर जियायू सम्राट की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उस अचानक क्षण में उसका दिल जोरों से धड़क उठा। यह मिश्रित मूल दाव शरीर वाला दिव्य पुत्र था। उसकी ऐसी आभा कैसे हो सकती है? उसने सुना था कि इस दिव्य पुत्र के पास केवल दिव्य महल क्षेत्र के शिखर की ताकत थी और वह 3 लोकल डिवीजन में भी नहीं था। उसके सामने एक देवराजा क्षेत्र उसे चींटी की तरह होना चाहिए। लेकिन अब उसे इस तरह का ख्याल लाने की जरा भी हिम्मत नहीं हुई। 28 बाद की व्यवस्था, लूटने के अवसर। यह मिश्रित मूल दाव बॉडी है, जैसी कि दीर्घायु जियांग कबीले से अपेक्षा की गई थी। जिस व्यक्ति पर उन्होंने इस पीढ़ी पर दांव लगाया है, यह स्वाभाविक रूप से घटित दाव बॉडी वास्तव में भयानक है। जियायू सम्राट की अभिव्यक्ति सूक्ष्मता से बदल गई और उसने अपने दिल में दिव्य पुत्र का पुनर्मूल्यांकन किया। बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर इस दिव्य पुत्र की महत्वपूर्ण ऊर्जा और आध्यात्मिक सार बहुत ही दुर्जय थे। उसे देखकर जियायू सम्राट को ऐसा लगा मानो वह महत्वपूर्ण ऊर्जा बिखेरते हुए एक शानदार सच्चे ड्रैगन को देख रहा हो। फिर भी जियांग कबीला स्पष्ट रूप से मानव था और शून्य धर्मग्रंथ शरीर को परिष्कृत करने वाला सम्राट धर्मग्रंथ नहीं था। इस दिव्य पुत्र ने वास्तव में कैसे खेती की? जियांग मिंगाओ की अभिव्यक्ति उदासीन थी जब उन्होंने जियायू सम्राट को देखा। व्यक्तिगत रूप से आइटम वितरित करने के लिए धन्यवाद पुराने पूर्वज जिया। जियायू सम्राट ने अपने विचारों को एकत्र किया। अब अपने पिछले तिरस्कार को नहीं रखा। यह बिल्कुल सही है। इस बार मेरे जियाफैंग राजवंश ने पहली गलती की थी और मुझे दिव्य पुत्र को स्पष्टीकरण देने के लिए आना चाहिए। जियांग मिंगाओ बिना किसी प्रतिबद्धता के मन मुस्कुराया। जियायू सम्राट ने अपने दिल में विचार किया। दिव्य पुत्र के प्रतिबद्ध रवैये ने उसे कुछ हद तक परेशान कर दिया। इतना छोटा होने के बावजूद उसने जियायू सम्राट को इतना आता एहसास क्यों दिया? यदि यह कोई सामान्य युवा व्यक्ति होता तो वह निश्चित रूप से बाह्य रूप से भावुक होता। उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अहंकारी और अभिमानी होना चाहिए। यदि वह सचमुच अहंकारी और अभिमानी होता तो उससे निपटना आसान होता। किसी को बस उसकी प्राथमिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी। लेकिन वर्तमान जियांग मिंगाओ ने वास्तव में जियायू सम्राट को अनिश्चित महसूस कराया। अथा का अर्थ है आकलन करना कठिन और जांच करना और भी कठिन। उनके विचार एक पल के लिए बदल गए। फिर उन्होंने अपने दांत पीस लिए और खड़े हो गए। इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से दिव्य पुत्र से माफी मांगने आया था। वह विद्रोही पुत्र जिया हुआनफेंग चरित्र का आकलन करने में कमजोर था और लिन चेन द्वारा उसे गुमराह किया गया था, जिससे लगभग एक बड़ी आपदा आ गई थी। इसके लिए मेरा जियाफैंग राजवंश हमारी वफादारी दिखाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। जियांग मिंगाओ ने भौहें चढ़ाई। यह उतना गंभीर नहीं है। जियाफैंग राजवंश को पहले ही दंडित किया जा चुका है और इसके अलावा क्या आप वह वस्तु भी नहीं लाए जो मैं चाहता था? जियायून सम्राट की मुद्रा बहुत नीची थी। ये काफी नहीं है। ये केवल बमुश्किल ही क्षतिपूर्ति कर सकता है। हालांकि मेरा जियाफैंग राजवंश सिर्फ एक छोटा सा डोमेन है। हमारे पास कुछ सक्षम लोग हैं। दिव्य पुत्र के पास इस निचले स्तर के प्रशिक्षण के लिए कम लोग उपलब्ध हैं और मेरा जियाफैंग राजवंश इस कार्य को ले सकता है। यदि दिव्य पुत्र के पास कोई कार्य है तो मैं निश्चित रूप से उन्हें पूरा करूंगा। बड़े हॉल में सन्नाटा छा गया। जियायून सम्राट की सांसें कुछ हद तक संकुचित हो गईं। उनका रवैया बिल्कुल स्पष्ट था। उनका इरादा जियाफैंग राजवंश की दीर्घायु जियांग कबीले के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करना था।
हालांकि जियान मिंगदाओ जियान कबीले के भीतर केवल एक कनिष्ठ था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उसके पास अधिक शक्ति नहीं थी। लेकिन वह अलग था, वह एक मिश्रित मूल दाओ बॉडी था जो जियान कबीले के पुराने पूर्वज द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त एक दिव्य पुत्र था। उनके एक शब्द से कई चीजें स्वाभाविक रूप से सही हो सकती थीं। एक अकेला शब्द जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकता है। ये चांगशेंग अमर कबीले की नींव थी। काफी देर के बाद जियान मिंगदाओ की आवाज आखिरकार सुनाई दी। चूंकि जिया फैंग राजवंश चुक है, वास्तव में कुछ चीजें हैं जिन्हें करने के लिए मुझे लोगों की आवश्यकता है। एक मौका है। ये सुनकर जियायून सम्राट बहुत खुश हुआ। कृपया निर्देश दे दिव्य पुत्र। जियान मिंगदाओ ने कहा, पूर्वी उजाड़ में कुछ चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन पहले से ही संकेत हैं। आप उन्हें पुनः प्राप्त करने में मेरी मदद कर सकते हैं। वह कुछ खजानों का जिक्र कर रहा था जिनके बारे में वह जियान हान की यादों से जानता था। In the early novel plot, many treasures were scattered about, naturally serving as items to boost the child of fortune's growth path. At each stage, Lin Chen's strength would coincidentally increase, allowing his cultivation and combat power to rapidly improve. अब हालांकि इनमें से अधिकांश वस्तुएं अभी भी सीलबंद थीं, और जबकि उन्हें उन तथाकथित खजानों की ज्यादा परवाह नहीं थी, एक खलनायक के रूप में वह बस खड़े होकर लिन चेन को बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। जैसा कि जियान मिंगदाओ ने विभिन्न वस्तुओं का वर्णन किया, जियायून सम्राट ने खुशी से कार्य स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद लू परिवार के बाहर के लोगों ने जियायून सम्राट को एक गरिमामय छवि के साथ उभरते देखा तो उसका आचरण पूरी तरह से बदल गया। उसने भीड़ की ओर देखा, फिर उठा और क्षेत्र छोड़कर उड़ गया। नहीं, जियान हान की यादों में उपन्यास के शुरुआती चरण में कुछ मूल्यवान वस्तुएं हैं, जिनमें कुछ दाव तकनीक, दाव हथियार और यहां तक कि सम्राट कलाकृतियों का अस्तित्व भी शामिल है। हालांकि कुछ सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं खंडहरों के भीतर दबी हुई हैं और लिन चेन के विकास पथ के अनुरूप समय के साथ धीरे धीरे खुलेंगी। इसलिए भले ही मुझे पता हो कि कुछ प्राचीन खंडहरों में क्या दिखाई देगा, मैं उन्हें अभी एकत्र नहीं कर सकता। कथानक के अनुसार प्रारंभिक चरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक शीर्ष स्तरीय दाव हथियार है। जियान मिंगदाओ भविष्य के मामलों पर विचार करते हुए अपने दिमाग में साजिश को सुझा रहा था। दाव हथियार एक शक्तिशाली दिव्य खजाना जिसमें प्राचीन दाव शामिल है, जो एक परम दाव हथियार से संबंधित है। इन्हें आमतौर पर सम्राट हथियारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उपन्यास की समय रेखा के अनुसार दाव हथियार गॉडलेस बेल जियान कबीले की सगाई रद्द होने के कुछ ही समय बाद दिखाई दिया। उस समय इसका स्थान दक्षिणी महाद्वीप में यूनहाई ग्रैंड मकबरे के भीतर था। गॉडलेस बेल एक अर्ध सम्राट द्वारा छोड़ी गई एक दिव्य कलाकृति थी। उस समय लिन चेन की ताकत ने पहले से ही प्रारंभिक आकार ले लिया था। दिव्य महल क्षेत्र के शिखर तक आगे बढ़ते हुए आदिम दिव्य क्षमताओं को प्राप्त किया और कुछ ही उसके प्रतिद्वंदी हो सकते थे। इस दाव हथियार की उपस्थिति के दौरान इसने कई अराजक लड़ाइयां शुरू की। लिन चेन ने हर किसी को आश्चर्यचकित करते हुए और खुद को किसी भी अन्य प्रतिभा से कमतर नहीं साबित करते हुए अपना रास्ता बना लिया। बाद में वह भीड़ से लड़े, मौके पर ही गुजरे, खेती के क्षेत्र में आगे बढ़े और खंडहरों के भीतर गॉडलेस बेल को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। इसी तरह लिन चेन ने भी इस वजह से कई प्रतिभाशाली लोगों को नाराज किया। जैसे ही वह खंडहरों से बाहर निकला, कई अन्य कुलों के क्रोधित रक्षकों, 8वें और 9वें लोगों के कई शक्तिशाली लोगों ने उसे दबाने के लिए कार्रवाई की। लेकिन हाथ में गॉडलेस बेल के साथ लिन चेन निडर थी। सारक की एक बूंद का उपयोग करके उन्होंने इस परम दाव दिव्य हथियार को सक्रिय किया। फिर स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए, सब कुछ धूल में बदल सकता था। विशेष रूप से जीवित प्राणियों की आत्माओं पर भारी प्रभाव पड़ा। 8वें और 9वें क्षेत्र के बिजलीघरों को भारी क्षति हुई और लिन चेन का नाम भी पूरे पूर्वी उजाड़ में पूरी तरह से गूंज उठा। ये प्रारंभिक कथानक में एक प्रमुख चरमोत्कर्ष के रूप में गिना जाता है। इस घटना के बाद लिन चेन अजय हो गया, सफलतापूर्वक पूर्वी उजाड़ में सबसे अधिक मान वाला विलक्षण व्यक्ति बन गया। और गॉडलेस बेल लिन चेन का सबसे शक्तिशाली तुरुप का पता था। इस आइटम के साथ उन्होंने मध्य चरण में अनगिनत कठिनाइयों पर काबू पा लिया, यहाँ तक कि कई प्रमुख कुलीन कुलों को भी उनका पीछा करने में संकोच करने के लिए मजबूर किया। फॉर्चून के बच्चे के विकास के लिए यह भी एक सामान्य तरीका था। भारी खजाना रखने से कुछ लोग हमेशा झिझकते रहते हैं और उसे यूं ही अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर पाते। यदि ऐसा नहीं होता तो फॉर्चून का बच्चा इतने सारे प्राचीन कुलों और कुलीन परिवारों को नाराज करके कई बार इतनी आसानी से बच नहीं पाता। गॉडलेस बेल का उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस आइटम के बिना बाद के कई विकास असंभव होंगे। इसलिए जब तक मुझे गॉडलेस बेल मिलती है, लिन चेन का भाग्य कम से कम आधा हो जाएगा। जियान मिंगदाओ की नजर शांत थी। चूंकि वह ये जानकारी जानता था, इसलिए उसके लिए इस महत्वपूर्ण अंतिम दाव हथियार को फिर से लिन चेन को सौंपना स्वाभाविक रूप से असंभव था। हालांकि कोई जल्दी नहीं है। फिलहाल मुझे अभी भी थोड़ा और भाग्य मूल्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। जियान मिंगदाओ मन मन मुस्कुराए और पिछवाड़े की ओर चल दिए। लू परिवार का पिछवाड़ा, हवा धीमी थी और धूप तेज थी। एक आकृति तालाब के किनारे बैठी थी, जैसा वह हर दिन करती थी। लू लिंगहुआंग ने एक लंबी लाल पोशाक पहनी थी। उसका शरीर लंबा और सुडौल था। आज उसने अपने बाल बांध रखे थे। उसकी त्वचा जमी हुई क्रीम की तरह थी। सचमुच उसकी सुंदरता तुलना से परे थी। इस छोटे से आंगन में यह अनोखा दृश्य था। हालांकि आमतौर पर वह अकेली रहती थी। हालांकि नौकरानियां उसके साथ थी, फिर भी अकेले रहने के अकेलेपन को छिपाना मुश्किल था। लेकिन ये पिछले कुछ दिन अलग थे। आंगन के प्रवेश द्वार से देखते हुए अकेली लाल वस्त्रधारी आकृति के बगल में एक दिव्य श्वेत वस्त्रधारी आकृति थी, जो किसी देवता के समान दीप्यमान थी। कई नौकरानियां प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उनके चेहरे सचमुच प्रसन्न थे। वे वास्तव में मेल खाते हैं। हाँ, मिस और द डिवाइन सन वास्तव में एक आदर्श जोड़ी हैं। उनकी बड़बड़ाती आवाजें बहुत खुशनुमा थीं। ये दोनों नौकरानियां बचपन से ही लू लिंगहुआंग के साथ थीं। लू लिंगहुआंग को वापस लौटते और चुप रहते देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। इसलिए अब जब आखिरकार कोई उसके साथ था तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। लू लिंगहुआंग की कमर तक कसी हुई लंबी पोशाक उसके फिगर को पूरी तरह से निखार रही थी। ये वह पोशाक थी जिसे उसकी दो नौकरानियों ने बड़ी मेहनत से चुना था और सुबह से ही इसमें उसकी मदद करती थी। आमतौर पर लू लिंगहुआंग काफी अधीर होता, लेकिन इस बार उसने अनैच्छिक रूप से अस्वीकृति का कोई संकेत नहीं दिखाया। 29 लू लिंगहुआंग के विचार। जब जियान मिंगदाओ के पास पिछले कुछ दिनों में करने के लिए कुछ नहीं था, तो वह लू लिंगहुआंग के पक्ष में रहता था, कर्मभाग्य प्राप्त करता था और संयोग से लाल कपड़े वाली महारानी की अनुकूलता बढ़ाता था। मेरी वर्तमान यात्रा सबसे पहले सगाई के लिए है और दूसरी कुछ मामलों को संभालने के लिए है। संयोग से आपकी हालत भी काफी हद तक स्थिर हो गई है। एक बार चीजें व्यवस्थित हो जाएं तो आप मेरे साथ वापस क्यों नहीं आते? लू लिंगहुआंग ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई, फिर भी एक शब्द भी नहीं कहा। अगला दूसरा, उसने महसूस किया कि उसका पतला हाथ छीन लिया गया है, जो स्वाभाविक रूप से जियान मिंगदाओ के हाथ में गिर रहा है। लू लिंगहुआंग ने अपना कंधा थोड़ा ऊपर उठाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन पीछे हटने की एक निरर्थक कोशिश के बाद विरोध करने की उसकी इच्छा धीरे धीरे गायब हो गई। वह सचमुच अधिक से अधिक कुशल होता जा रहा था। जियान मिंगदाओ की हथेली में उसके पतले हाथ को सहलाते हुए देखकर लू लिंगहुआंग के दिल में एक अजीब सी भावना उभरी। वह तिरस्कृत नहीं थी, इसके बजाय उसके दिल में थोड़ी गुदगुदी महसूस हुई। मेरे कबीले में 1000 वसंत सुनहरे तरल का एक पुल है। यह शायद आपकी आत्मा की चोट को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम हो सकता है। जियान मिंगदाओ ने अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए कहा, जैसे कि उसकी हथेली में बर्फ सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था, जो लगातार उसके साथ खेल रही थी। लू लिंगहुआंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। पहले वह किसी भी शारीरिक संपर्क को नापसंद करती थी, लेकिन अब वह जियान मिंगदाओ के चेहरे की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाती थी। ऐसा लगता था कि वह उसके मुंह को भांपने की कोशिश कर रही थी। क्या वह खुश था? उसके हाथ की वजह से थोड़ा भ्रम की स्थिति सामने आई। लू लिंगहुआंग को अचानक एहसास हुआ कि उसे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत नहीं है। इस समय उसके आंतरिक स्व की जांच करना भी उसके विकास में भूमिका निभा सकता है।
यदि आप नहीं बोलते हैं तो मैं इसे आपकी सहमति मानूंगा, जियान मिंगाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं जल्द ही लू परिवार प्रमुख से इस बारे में बात करूंगा। उसने महसूस किया कि कर्मभाग्य की शक्ति धीरे धीरे एकीकृत हो रही है। हालांकि इस तरह से अर्जित अंक अधिक नहीं थे, फिर भी उन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता था। जियान मिंगाओ ने स्वर्ग की इस पसंदीदा बेटी को देखा। लाल कपड़े वाली महारानी, उनकी भविष्य की उपलब्धियां असाधारण होंगी जो एक पूरे युग को दबा देंगी। यहाँ तक कि उपन्यास के अंत में भी लू लिंगहुआन की ताकत अभी भी अद्वितीय थी, लगभग स्वयं से कमजोर थी, जो अंततः राक्षसी मार्ग पर चढ़ गया और सभी स्वर्गों को परिष्कृत किया। वह लिनचेन से भी अधिक मजबूत और अधिक रहस्यमय थी, लेकिन उस समय वह पहले से ही राक्षसी कलाओं से भ्रष्ट हो चुका था। थोड़ी स्पष्टता शेष थी, जिससे उसे एक रास्ता मिल गया। स्वर्ग के लिए उसकी भव्य योजना को बाधित कर दिया और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर वे अंततः उसे मारने में कामयाब रहे। सच एन एग्जिस्टेंस वुड बी वेरी यूजफुल इन द फ्यूचर। जियान मिंगदाओ ने स्वाभाविक रूप से उसे वश में करने का अवसर लिया। लू लिंगहुआन ने कुछ नहीं कहा, वहां उसके पास बैठना आंखों को बेहद सुखद लग रहा था। जियान मिंगाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके होठों पर मुस्कान थी। जब आपकी आत्मा स्पष्टता में लौट आएगी तो मुझे आश्चर्य है कि आपकी आवाज कैसी होगी। मैं वास्तव में आपके साथ दिल से दिल की बात करना चाहता हूं। उनका स्वर कुछ भावुक था। Hearing this, Lu Linghuang felt a slight daze as if she could imagine the scene at that time in her mind. वह भी बहुत अच्छा लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आखिरकार आध्यात्मिक फीनिक्स, आपके पैर बहुत पतले और लंबे हैं। फिर उसने जियान मिंगदाओ का अगला वाक्य सुना, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियान मिंगदाओ के चेहरे को गंभीरता से घूरते हुए लू लिंगहुआन की आंखों का रंग गहरा हो गया। क्या दिल से दिल की बात करने का उनका यही मतलब था? जियान मिंगदाओ ने उसके विचारों की परवाह नहीं की, वह बस मुस्कुराया। इस उदार और अनारक्षित व्यवहार ने फिर से उसे क्रोधित कर दिया। हालांकि लिनचेन का मामला अभी तक सुलझा नहीं था, इसलिए वह इतनी जल्दी वापस नहीं जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। किंगशा प्राचीन पर्वत। यह एक पर्वत श्रृंखला है जो खंडहर हो चुके दाओ डोमेन की सीमा पर स्थित है। एक खतरनाक और कम ही देखी जाने वाली जगह है। नीचे देखने पर पूरी पर्वत श्रृंखला लहरदार बादलों और धुंध से घिरी हुई थी। भीतर ही भीतर गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट कभी कभी गूंजती थी, जो एक अशुभ भावना को प्रकट करती थी। इस दिन एक आकृति बाहर से बादल और धुंध की बाधा को तोड़कर पहाड़ की तलहटी में आ गिरी। असंख्य अभिव्यक्तियां निर्माण आरेख के मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ एक आध्यात्मिक वस्तु होनी चाहिए जिसमें काफी मात्रा में सृजन शक्ति हो। जब तक मैं इसे प्राप्त और परिष्कृत कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी सृजन शक्ति जमा कर सकूंगा और अपनी ताकत तेजी से पुनः प्राप्त कर सकूंगा। जो व्यक्ति आया वह लिनचेन था। एक महीना बीत चुका था और उसकी ताकत काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी उसकी चरम से काफी दूरी थी और वह सृजन शक्ति वाली चीजों की उन्नतता से खोज कर रहा था। इस बार उनका निशाना किंगशा प्राचीन पर्वत था। लिनचेन ने पहाड़ की गहराई में देखा। पहाड़ बादलों और धुंध से ढके हुए थे। कई क्षेत्रों में बुरी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक नजर ही सहज कर देती है। कभी कभी कोई भी कई बड़े क्रूर जानवरों को घूमते हुए देख सकता है, जिनमें से कुछ दाओ कॉम्प्रिहेंशन क्षेत्र के महान क्रूर जानवर भी थे। लिनचेन ने गहरी सांस ली। उसकी वर्तमान ताकत के साथ इस जगह में प्रवेश करना स्पष्ट रूप से थोड़ा कठिन था, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। आखिरकार सृजन शक्ति को फिर से भरना अत्यंत महत्वपूर्ण था। तुरंत वह और नहीं झिझका, अपने दांत पीस लिए और तेजी से पहाड़ की गहराई में चला गया। वह आगे बढ़ता गया। पर्वत श्रृंखला के भीतर दृश्य विविध थे। वहां प्राचीन हत्या संरचनाएं थी जो अगर गलती से सक्रिय हो गई तो तुरंत किसी व्यक्ति को खूनी धुंध में उड़ा सकती थी। वहां कुछ भयानक महान जानवर थे जो उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी प्राणी को बेरहमी से मार डालते थे। भले ही लिनचेन बेहद सावधान था, फिर भी वह युद्ध से बच नहीं सका। उन्होंने 3 लड़ाइयों का अनुभव किया, 2 संरचनाओं को ट्रिगर किया और इस दौरान दाओ कॉम्प्रिहेंशन क्षेत्र के 2 महान क्रूर जानवर भी थे। लिनचेन ने अपनी हर चाल का इस्तेमाल किया, 2 खजानों को स्वयं नष्ट कर दिया और फिर भी महत्वपूर्ण चोटों का सामना करना पड़ा। केवल निर्देशित स्थान तक पहुंचने में मुश्किल से ही प्रबंधन किया। वही है, लिनचेन बुरी हालत में थी, खून से लथपथ थी, स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल थी। लेकिन एक नजर से उसने दूर की चट्टान पर एक विशाल पत्थर की पट्टिका देखी और उसका असंख्य अभिव्यक्तियां निर्माण आरेख स्पंदित हो रहा था। ये बात है, गहन आत्मा बोली। ये वस्तु 10,000 साल पहले प्रोफाउंड स्पिरिट संप्रदाय की एक प्राचीन बोली है, जिसे संप्रदाय की ऊर्जा द्वारा प्रतिदिन पोषित किया जाता है। इसमें काफी सृजन और प्राचीन शक्ति शामिल है। उसका पीला चेहरा उत्साह से चमक उठा। इस वस्तु को ढूंढने में उन्हें काफी मेहनत और लंबी जांच का खर्च उठाना पड़ा। हालांकि उसने 2 खजाने जल्दी जल्दी खो दिए, लेकिन जब तक उसे प्रोफाउंड स्पिरिट टैबलेट प्राप्त हो जाता तब तक हर चीज की भरपाई की जा सकती थी। एक बार परिष्कृत होने पर यह बहुत सारी सृजन शक्ति को एकीकृत कर सकता है। यह मेरा है। लिनचेन का शरीर सामान इकट्ठा करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ा। बस इसी क्षण नहीं, सिर पर गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई और एक पल में बादल और धुंध फट गए और एक भयानक आभा स्थान पर छा गई। बादलों और धुंध के बीच एक आदमी की धीमी आवाज गूंजी। दिव्यपुत्र ने इस जगह का उल्लेख किया, उसे मिल गया। अगले ही पल एक विशाल हाथ बादलों से बाहर निकला, जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया और पहाड़ की गहराई में जा गिरा। लिनचेन बुरी तरह डर गया था। उस थप्पड़ से वह लगभग पूरी तरह से गिर गया था। जिस व्यक्ति ने यह कदम उठाया उसकी आभा विशाल थी। वह स्पष्ट रूप से 9वें दायरे दाओ बॉडी दायरे का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। पहाड़ हिल गए और पृथ्वी बिखर गई। अनगिनत पेड़ और टूटे हुए पत्थर गिरे। लिनचेन बचने के लिए लड़खड़ाया और जब उसने फिर से ऊपर देखा तो हवा में उसका हाथ पहले ही पीछे हट चुका था। और इसके साथ ही वह पत्थर की गोली, मेरी गहन आत्मा बोली। लिनचेन की आंखें खून से लथपथ थीं और वह आकाश की ओर गर्जना करने लगा। वह उसका पीछा करना और छीनना चाहता था, लेकिन बादलों के ऊपर दाओ बॉडी रियलम विशेषज्ञ ने पीछे मुड़कर देखा और उपहास किया। यह अज्ञानी व्यक्ति कहां से आया जो हमारे ज़ियाफेंग राजवंश से चीजें छीनने की हिम्मत कर रहा था। ऊपर का बड़ा हाथ लापरवाही से नीचे की ओर झुका और आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। लिनचेन अभी ऊपर की ओर दौड़ा ही था कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में आ गया और मुंह से खून निकालकर पहाड़ की गहराई में जा गिरा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। मेरा आइटम। उसके मुंह और नाक से खून निकला। वह बहुत परेशान हुआ, फिर उसने अपनी आंखें घुमाई और बेहोश हो गया। 30 मूल जादुई शक्ति, नियति का नया पुत्र। डिंग, पता चला कि फॉर्चून के एक बच्चे का अवसर जब्त कर लिया गया है। फॉर्चून वैल्यू -100। ये शुरू हो गया है। अपने बगल में संकेत सुनकर जियांग मिंगदाओ मन मुस्कुराया। ज़ियाफेंग राजवंश की दक्षता काफी अधिक थी। ज़ियाफेंग राजवंश की स्थापना के साथ उनकी पूर्व दूरदर्शिता के साथ लिनचेन से अवसर छीनना बहुत आसान था। खलनायक होने का यही फायदा है, मुझे उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआती दौर में अभी भी ऐसे कई मौके थे और उन्हें एक एक करके इकट्ठा करने से लिनचेन के लिए पासा पलटना मुश्किल होगा। इस समय जियांग मिंगदाओ अपने हाथ में एक प्राचीन मनका लेकर खेल रहा था। इस पत्थर के मनके की चमक फीकी भूरे रंग की थी, जो सड़क के किनारे पर एक कंकड़ की तरह लग रहा था। यहाँ तक कि आत्मासार या दिव्य भावना का उपयोग करते समय भी कोई चालबाजी नहीं देखी जा सकी। यदि ऐसा नहीं होता तो ज़ियाफेंग राजवंश ने इस वस्तु को इतने समय तक छूता नहीं छोड़ा होता। मूल कार्य में लिनचेन भाग्यशाली थे। वह ज़ियाफेंग राजवंश की पैतृक भूमि पर खेती कर रहे थे और गलती से ज़ियाफेंग राजवंश के प्राचीन प्रतिबंध को ट्रिगर कर दिया। पैतृक कंकाल क्षेत्र में प्रवेश किया, इस प्रकार इस वस्तु की खोज की और मूल विरासत प्राप्त की। हालांकि अब यह उसका नहीं है। चर्चा कमरे में जियांग मिंगदाओ की हथेली से क्रिम्सन स्पिरिट ब्लड की एक बूंद उड़ गई। इसे तब एकत्र किया गया था जब उसने पहले ज़िया हुआनफेंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मंत्र को ज़ियाफेंग राजवंश के भीतर प्राचीन वंशावली द्वारा ट्रिगर करने की आवश्यकता थी। पूरे ज़ियाफेंग राजवंश में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही इसे ट्रिगर कर सकते थे। लिनचेन की उस समय इसे प्राप्त करने की क्षमता भी ज़िया हुआनफेंग की बदौलत थी।
जैसे ही मनका में आत्मा का रक्त प्रवाहित हुआ, एक सेकंड पहले का साधारण पत्थर का मनका अचानक उसकी सतह पर टूट गया और प्रकाश की अनगिनत इंद्रधनुषी किरणें उसके भीतर से फूट पड़ी। एक पल में मनके पर एक धुंधला प्राचीन प्रेत दिखाई दिया और एक विशाल असीमित आभा भरकर सामने आई, जो अलग अलग पात्रों में संघनित हो गई, जिसने खुद को जियान मिंगडाओ की आंखों में अंकित कर दिया। उसके दिमाग में हवा और गड़गड़ाहट घूम रही थी और भयानक झटके आ रहे थे। उन सुनहरे पात्रों में से प्रत्येक में अपार दिव्य शक्ति समाहित थी, जो एक एक करके उसके शरीर और शरीर में विलीन हो रही थी और एक प्राचीन पाठ का निर्माण कर रही थी। काफी समय बाद जियान मिंगडाओ ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। ये वास्तव में एक क्षतिग्रस्त मूल दिव्य क्षमता है, लेकिन प्रारंभिक चरण में खेती के लिए यह पर्याप्त है। ये वस्तु पाकर उसके कान से एक संकेत भी निकला, डिंग, तुमने फॉर्चून के बच्चे से एक महत्वपूर्ण अवसर लूट लिया है। लिंचेन का फॉर्चून मूल्य -500 के लायक जियान मिंगडाओ ने अपनी कल्पना से भी अधिक भौहें चढ़ा ली। हालांकि यह मूल दिव्य क्षमता वास्तव में बेहद प्रभावशाली थी। अपूर्ण अवस्था में इसे वर्तमान में हेवनली स्पिरिट टाइप नाम दिया गया था। इस आंख की मदद से कोई भी सभी चीजों को प्रतिबिंबित कर सकता है, आत्मा के खजाने के माध्यम से देख सकता है और कुछ भी एक नजर से छिप नहीं सकता है। जैसा कि लिंचेन ने इसे धीरे धीरे मरम्मत और उन्नत करने के लिए असंख्य घोषणा पत्र निर्माण आरेख के कार्यों का उपयोग किया, यह अंततः अपनी पूर्ण स्थिति में लौट आएगा, वास्तव में अपनी शक्ति प्रदर्शित करेगा और कैस सम्राट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एक बार जब सम्राट शिष्य प्रकट हुआ तो वह दुनिया में अराजकता की शक्ति को परिष्कृत कर सकता था, उसे दिव्य दृष्टि के भीतर जमा कर सकता था, अराजकता की दिव्य क्षमताओं को सघन कर सकता था और एक ही नजर स्वर्ग के सभी नियमों को चकनाचूर कर सकती थी। हालांकि इस दिव्य क्षमता में भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी और इसका उपयोग इच्छानुसार नहीं किया जा सकता था। लिंचेन ने संकट के क्षणों में केवल कुछ ही बार इसका उपयोग किया, लेकिन जब भी इसका उपयोग किया गया, इसने हमेशा सभी दिशाओं को दबा दिया। लेकिन अब यह मेरा है, वह अपने मन में मूल दिव्य क्षमता को समझते हुए पालती मारकर बैठ गया। इस अवधि के दौरान उन्होंने काफी मात्रा में खलनायक मूल्य जमा कर लिया था, इसलिए उन्होंने इसे एक ही बार में दैवीय क्षमता की खेती पर खर्च कर दिया। चर्चा जैसे जैसे खलनायक का मूल्य खत्म होता गया, उसके दिमाग में अंतहीन अंतर्दृष्टियां भरती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे एक भयानक दिव्य आंख उसके सामने प्रकट हो रही थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को प्रतिबिंबित कर रही थी, दुनिया को निगल रही थी। पूरे इंपीरियल पैलेस में जिसमें वह रहता था, गड़गड़ाहट हुई, जिससे सदमा लग गया। अल्पिराम, चेन कबीले, प्राचीन पर्वतीय शहर। भाई चेन, कल 9 जानवरों से लड़ने का आपका दृश्य वास्तव में बहुत अच्छा था। भाई चेन, मेरे पास खेती के बारे में एक प्रश्न है। क्या आपके पास आज रात का समय है? मैं आपके कमरे में आ सकता हूँ? चेन जुबान कबीले के रास्ते पर चला और अनगिनत लोग उसका स्वागत करने के लिए आए, प्रत्येक ने प्रशंसा की अभिव्यक्ति के साथ। साहसी महिलाओं की भी जल्दी हुई निगाहें थीं, जो व्यवहारिक रूप से अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए तैयार थीं। एक छोटी उपलब्धि, उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं। चेन हुआन भीड़ के सम्मान का आनंद लेते हुए हंसे। वह अपने पीछे से फुसफुसाहट सुनकर आंगन से गुजरा। किसने सोचा होगा कि सिर्फ एक महीने पहले भाई चेन एपिचो ओपनिंग क्षेत्र के छठे स्तर पर था, अब वह पहले से ही स्वर्ग कैबिन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। जीनियस क्या है? ये जीनियस है। चेन जुबान ने सतह पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन उसकी आंखों में गहराई से वह गुप्त रूप से प्रसन्न था। वह अपने कमरे में लौट आया और आइसोलेशन एरे को सक्रिय कर दिया। फिर चेन हुआन ने अपनी गर्भवती से एक पुराना दिखने वाला साधारण पत्थर का ताबीज निकाला। मास्टर, मैं पहले ही स्वर्ग गुफा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका हूं और मुझे लगता है कि मैं आत्मा भंडारण क्षेत्र से बहुत दूर नहीं हूं। जैसे ही वह बोल रहा था, पत्थर के ताबीज से एक चमकदार प्रेत निकला, जो एक बूढ़े आदमी के रूप में संघनित हो गया। बूढ़े व्यक्ति की आवाज स्पष्ट नहीं थी और उसकी आकृति झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें टिमटिमा रही थी, जिससे प्राचीन उलटफेर का पता चल रहा था। बुरा नहीं है, हालांकि यह आंशिक रूप से मेरे द्वारा आपको सिखाई गई साधना पद्धति के कारण है कि आप केवल एक महीने में 3 दिव्य युवान लोगों में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। आप स्वयं काफी मेहनती रहे हैं। ये सुनकर चेन हुआन मुस्कुराया, खुद से काफी प्रसन्न हुआ। एक महीने पहले उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी और वह चैन कबीले के भीतर एक अगुजानाथ था। एक दुर्घटना में उसे यह पत्थर का ताबीज प्राप्त हुआ और अचानक पता चला कि इसके भीतर एक प्राचीन दिव्य आत्मा विद्यमान थी, जिसे कांगलाओ कहा जाता है। उसकी उत्पत्ति 30,000 साल पहले पूर्वी उजाड़ में एक प्रमुख शक्ति से हुई थी। हालांकि उन्हें एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, उनका भौतिक शरीर नष्ट हो गया और उनकी शेष दिव्य आत्मा इस पैतृक ताबीज में प्रवेश कर गई, जहां यह अब तक 10,000 वर्षों से निष्क्रिय थी। चेन जुबान ने इस वस्तु को प्राप्त करने के बाद गलती से उसे आत्मासार के साथ जागृत किया और फिर कांगलाओ की शक्ति की मदद से तेजी से प्रगति करते हुए खेती करना शुरू कर दिया। केवल एक महीने में वह पहले ही स्वर्ग गुफा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। एक बार जब 3 भौतिक क्षेत्र पूरे हो गए तो कोई व्यक्ति आत्मासार को परिष्कृत कर सकता है, आत्मा भंडारण क्षेत्र में कदम रख सकता है और एक मध्यस्तरीय कृषक बन सकता है। कैंगलाओ ने धीरे से कहा, यह पैतृक ताबीज तब क्षतिग्रस्त हो गया था और पूरे देश में 6 टुकड़ों में बिखर गया था। आपने इसके केवल एक हिस्से को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है, फिर भी आपके पास ऐसी शक्ति है। इसके बाद आपको सभी पैतृक ताबीजों को इकट्ठा करना होगा। पैतृक ताबीज जितना अधिक पूरा होगा, आपकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। जब आप सभी पैतृक ताबीजों को इकट्ठा कर लेंगे तो आप पूर्वज गॉड हॉल की महिमा को बहाल करने में सक्षम होंगे। ये सुनकर चेन हुआन की आंखें उत्साह से चमक उठी। पैतृक ताबीज, ये ठीक किसी वस्तु पर भरोसा करके था कि वह इतनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम था। उसके हाथ में मौजूद वस्तु एक सर्वोच्च खजाना थी, जो पूर्वजों गॉड हॉल की पीढ़ियों से चली आ रही थी। पैतृक ताबीज पर 6 प्राचीन अमर चिन्ह उकेरे गए थे, जिनमें से प्रत्येक में अथाह शक्ति थी। दुर्भाग्य से यह वर्तमान में क्षतिग्रस्त स्थिति में था, लेकिन इस छठे हिस्से को परिष्कृत करने और पैतृक ताबीज के अमर निशान के इस हिस्से में महारत हासिल करने से भी चेन हुआन को काफी फायदा हुआ था। यदि ऐसा नहीं होता तो वह अभी भी एपिचो ओपनिंग क्षेत्र में एक साधारण व्यक्ति होता। पूर्वज भगवान हॉल, एक छोटी सी जगह के कृषक के रूप में चेन हुआन को नहीं पता था कि यह नाम कितना शक्तिशाली था। उन्होंने कैंगलाओ को केवल कुछ ही बार यह उल्लेख करते हुए सुना था कि पूर्वज गॉड हॉल की प्राचीन महिमा एक बार प्रमुख थी, जिसमें सम्राट शास्त्र मंदिर के भीतर घूम रहे थे, जिसने दुष्ट राक्षसों के एक युग को दबा दिया था। लेकिन बाद में अज्ञात कारणों से इसमें धीरे धीरे गिरावट आई, यहाँ तक कि जब कैंगलाओ की दिव्य आत्मा की इच्छा पैतृक ताबीज में परजीवी थी, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि पूर्वज गॉड हॉल कैसे नष्ट हो गया। इस बिंदु के संबंध में बाहरी दुनिया में कोई व्यापक जानकारी नहीं थी, इसलिए कांगलाओ ने एक शरीर को संघनित करने और पूर्वज गॉड हॉल के रहस्यों की खोज करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके चेन हुआन को विकसित करने का निर्णय लिया। जहां तक चेन जुबान की बात है, वह औसत था, उसकी प्रतिभा विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन वह आज्ञाकारी था, जो अच्छी बात थी। अन्य पैतृक ताबीज कहाँ हैं? चेन जुबान ने उत्सुकता से पूछा। बहुत सी चीजें मैं पूर्वाभास नहीं कर सकता। कबीले के भीतर आपकी खेती भी एक बाधा तक पहुंच गई है। यह आपके लिए बाहर जाने और कुछ अनुभव हासिल करने का समय है। कैंगलाओ की आवाज पुरानी थी। वहां एक विशाल दुनिया है जो आपके अनुभव की प्रतीक्षा कर रही है। चेन जुबान की आंखें चमक उठी। अच्छा, वह इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। 31 हेजी का रहस्य। विशाल गाड़ी आकाश में यात्रा करती रही। वह जहां से भी गुजरा, बादलों के बीच से उड़ते ड्रैगन की आवाज से भयंकर गर्जना होने लगी। गाड़ी के अंदर ब्लैक जी घुटनों के बल बैठे शांति से चाय बनाते रहे। उसकी काली पोशाक की पृष्ठभूमि में उसकी कामुक और नाजुक आकृति स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। पूर्ण वक्ष और संकीर्ण कमर के साथ वह बेहद आकर्षक थी। उसके ठंडे और अलग थलग चेहरे पर, जो आमतौर पर दूसरों को दूरी पर रखता था, केवल जब वह जियान मिंगडाओ के साथ अकेली होती थी तो छिपी हुई कोमलता का एक निशान दिखाई देता था। उसकी नजर बार बार घूमती थी और मिंगडाओ के चेहरे पर पड़ती थी।
मिंगदाओ, जो अभी प्राप्त प्राचीन धर्मरथ को समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था, उसने उसकी नजर को महसूस किया और अपनी आंखें खोल दी, जिससे पूरी गाड़ी के भीतर प्रकाश की धाराएं फूट पड़ी। तुम मुझे क्यों देखते रहते हो? मिंगदाओ की असहाय आवाज गूंज उठी। ब्लैक जी के गाल पर शिकायत का एक संकेत दिखाई दिया और वह फुसफुसाई, क्या मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती? मिंगदाओ ने इसे मनोरंजन पाते हुए अपना सिर हिलाया और अपने बगल वाले स्थान को थपथपाया। ब्लैक जी की आंखें खुशी से चमक उठी और वह मिंगदाओ के पास बैठने के लिए चली गईं। आज उन्होंने लू परिवार को छोड़ दिया था, स्थायी रूप से प्रस्थान करने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उन्होंने पहले ब्लैक जी को कबीले में वापस ले जाने का वादा किया था, इसलिए उन्होंने चेन परिवार में जाने की योजना बनाई। उस चेन परिवार में फॉर्चून का एक बच्चा होना चाहिए जिसके बारे में मिंगदाओ चिंतित था। सीधे बोलो, मिंगदाओ ने आगे बढ़कर ब्लैक जी के काले बालों के साथ खेला और मन मन मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे छिपाने के लिए इसमें क्या है? ब्लैक जी की आवाज धीमी थी, ब्लैक जी सिर्फ एक नौकरानी है, उसकी कोई मांग नहीं है। तो उसकी प्रतिक्रिया मिंगदाओ की ओर से एक थप्पड़ थी। थप्पड़ स्वाभाविक रूप से जोरदार नहीं था, लेकिन फिर भी इसने ब्लैक जी के नाजुक शरीर को काम दिया और इसके तुरंत बाद उसके कान और गर्दन तुरंत गुलाबी हो गए। ब्लैक जी की खूबसूरत आंखें शर्म से भर गईं और उसे अपने नितंबों में झुंझुनी महसूस हुई। यह मुझसे बातें छिपाने की सजा है। ब्लैक जी ने अपने लाल होंठ काटे, उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया और उसकी आवाज अनजाने में कुछ बार कांपने लगी। ब्लैक जी बस विलाप कर रही थी कि वह दिव्य बच्चे के साथ रह सके और वास्तव में 3 जन्मों के लिए धन्य महसूस कर रही थी। बस इतना ही। मिंगदाओ ने भौहें चढ़ा ली। उसे यह हास्यास्पद और निराशाजनक दोनों लगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ब्लैक जी क्या सोच रहे थे। जब वह बहुत छोटी थी तो वह जानती थी कि अंततः उसे मिंगदाओ मिलेगा और उसने लंबे समय तक गुप्त रूप से उसे देखा था। प्रारंभ में केवल अफवाहों से उसे लगा कि ये दिव्य बालक ठंडा और निर्दयी बहुत भयंकर था और वह लगातार चिंतित और भयभीत रहती थी। मिंगदाओ की आभा बहुत प्रभावशाली, बेहद ठंडी थी, जैसे कोई देवता चींटियों को देख रहा हो, जिससे उसे अतः महसूस हो रहा था। लेकिन समय के साथ उनकी बातचीत के माध्यम से उसे महसूस होने लगा कि यद्यपि दिव्य बच्चा ठंडा और दबंग था, लेकिन ये केवल बाहरी लोगों के प्रति था और वह बहुत भाग्यशाली महसूस करती थी। ब्लैक जी ने धीरे से अपने लाल होठों को काटा और उसके आकर्षक चेहरे पर कुछ मामूली झिझक दिखाई दी, लेकिन ये जल्दी ही खुलेपन में बदल गई। फिर ब्लैक जी को मास्टर से कुछ कहना है। मिंगदाओ ने उसकी ओर देखा। मास्टर, क्या आप जानते हैं कि जियान कबीले ने मुझे कैसे चुना? चर्चा। मिंगदाओ भी इस बात को लेकर उत्सुक था। उनके अनुसार उन्हें 4 साल की उम्र में जियान कबीले द्वारा चुना गया था और उन्होंने कबीले में प्रवेश किया था। तार्किक रूप से उस उम्र में, जब तक कि उसके पास स्वाभाविक रूप से विशेष काया नहीं होती, उसकी प्रतिभा को बाहरी रूप से स्पष्ट करना मुश्किल होता और जियान कबीले उसे लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक छोटी सी जगह पर आने के लिए इतनी दूर नहीं जाते। ब्लैक जी के चेहरे पर कुछ रंग उभर आए। ब्लैक जी का शरीर कड़ा है, जिसे प्रोफाउंड इन वाटर मून बॉडी के रूप में जाना जाता है और उसके भीतर मिस्टिक इन प्राचीन क्यूई मौजूद है। यदि वह ब्लैक जी के साथ बातचीत करती है तो उसे अनंत प्रभावों के साथ मिस्टिक इन प्राचीन क्यूई द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। मिंगदाओ आश्चर्यचकित था। गहरा इन जल चंद्रमा शरीर। उसने इस काय के बारे में सुना था। ये वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय कड़ाही निकाय था। अकेले खेती करने पर तथाकथित कड़ाही शरीर में कुछ खास नहीं होता है, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ दोहरी खेती के माध्यम से खेती की जाती है तो इसके अनंत अद्भुत उपयोग होते हैं। एक साधारण कड़ाही शरीर आध्यात्मिक सार और दाव शक्ति को परिष्कृत करने की गति को तेज करते हुए साधना में सहायता कर सकता है। और सबसे शीर्ष स्तर के लोग स्वाभाविक रूप से बहुमूल्य शरीरों से संपन्न होते हैं, जिनमें विशेष प्रभाव होते हैं। प्रोफाउंड इन वाटर मून बॉडी की तरह ये शीर्ष स्तरीय में से एक है। दोहरी साधना के दौरान कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर से मिस्टिक इन प्राचीन क्यूई की एक बूंद को अवशोषित कर सकता है। ये वास्तव में एक प्राचीन क्यूई है जिसमें सच्ची कविता है। यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है तो उन्हें एक प्राचीन गहन ग्रेट दाव भी प्राप्त हो सकता है। वह एक प्राचीन महान दाव है। ये सामान्य ग्रेट दाव से कहीं अधिक मजबूत है। भले ही कोई इसे प्राप्त न कर सके, केवल दोहरी साधना के माध्यम से खेती करने और दिन रात रहस्यवादी इन प्राचीन क्यूई द्वारा पोषित होने से साधना में तेजी से प्रगति हो सकती है। तो यह ऐसा ही है। अब ये समझ में आया कि ब्लैक जी ने 4 साल की उम्र में जियान कबीले में प्रवेश क्यों किया और अपनी मां के पास क्यों रहे। ये संभव है कि चेन कबीले ने इसकी खोज की और तुरंत जियान कबीले को सूचित किया, जो फिर उसे डोंटिन डोमेन में ले आए। ब्लैक जी फुसफुसाए। ब्लैक जी मूल रूप से मास्टर के लिए तैयार थे। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। हालांकि उसने पहले ही खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया था। कोई भी दूसरों के लिए तैयार होकर पैदा नहीं होना चाहता था और उसे अभी भी कुछ मनोवैज्ञानिक आपत्तियां थीं। मिंगदाओ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना है। अब जब तुम मेरे साथ हो, अगर ऐसा कुछ है जो तुम करने को तैयार नहीं हो तो बस कह दो। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। मास्टर, ब्लैक जी थोड़ा प्रभावित हुए। यदि दूसरों ने उसके शरीर के बारे में सुना तो संभवतः उनकी आंखें लाल हो जाएंगी, जो उसके शरीर के भीतर रहस्यवादी इन प्राचीन क्यूई को परिष्कृत करने के लिए उत्सुक होंगी। आखिरकार किसी के शरीर में मिस्टिक इन प्राचीन क्यूई की एक शक्ति होने से साधना और युद्ध शक्ति दोनों में काफी वृद्धि होती है। जब दिव्य क्षमताओं को मिस्टिक इन प्राचीन क्यूई के साथ सक्रिय किया जाता है तो उनकी शक्ति गहन इन शक्ति के साथ 30% बढ़ जाती है, जिससे वे बेहद दबंग बन जाते हैं। फिर भी दिव्य बालक ने बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं की। वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ब्लैक जी ने अपनी गहरी आंखें ऊपर उठाई और अंदर से थोड़ा स्पर्श महसूस किया। मिंगदाओ जैसा कोई व्यक्ति जो लापरवाही से जीवन, मृत्यु और लूट को नियंत्रित करता था, उसके जैसी छोटी नौकरानी को ऐसे शब्द कहने में सक्षम होना, चाहे वह ईमानदार हो या नहीं, उसे बेहद खुश महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। ब्लैक जी ने अपने लाल होठों को सिकोड़ते हुए कहा। ब्लैक जी ने पहले ही अपना मन बना लिया है। चूंकि उसने मास्टर को बता दिया है, वह पहले से ही खुद को मास्टर को सौंपने के लिए तैयार है। जब तक मालिक की इच्छा है तब तक। उसने आखिरी वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, जिससे ये स्पष्ट हो गया। मिंगदाओ हंसा। इस बात की जानकारी उन्हें पहले नहीं थी। आखिरकार मूल कार्य में सभी पाठ्य परिप्रेक्ष्य लिन चेन पर केंद्रित थे और खलनायक मिंगदाओ के अधिकांश विवरण पृष्ठभूमि सेटिंग से। वह केवल स्पष्ट रूप से जानता था कि ब्लैक जी के पास वास्तव में एक कथानक था। अब ऐसा लगता है कि यह उपचार की बेटी के लिए भी एक प्रकार है। उनके विचार भटक गए और उन्होंने ब्लैक जी की बात मन में रख ली। गड़गड़ाहट। गाड़ी उछलकर चेन परिवार के स्थान की ओर बढ़ रही थी। अल्पिराम। गुशान शहर में। बहुत बढ़िया, आपने सफलतापूर्वक स्पिरिट स्टोरेज दायरे को पार कर लिया है। आधिकारिक तौर पर असीमित संभावनाओं के साथ 3 रियल कल्टीवेशन में कदम रखा है। यदि आप भविष्य में आगे बढ़ना जारी रखते हैं तो हमारा चेन परिवार निश्चित रूप से आपको विकसित करने के लिए कोई संसाधन नहीं छोड़ेगा। चेन परिवार के पैतृक घर में बूढ़े पूर्वज चेन अपने सामने खड़े युवक को देखकर राहत महसूस कर रहे थे। चेन जुबान जोश से भरा हुआ था और उसकी बाहें चमक रही थीं। वह सफलतापूर्वक आत्मा भंडारण क्षेत्र में आगे बढ़ गया था, जिससे कबीले के भीतर हलचल मच गई और यहाँ तक कि पुराने पूर्वज को भी सुखद आश्चर्य हुआ। स्पिरिट स्टोरेज क्षेत्र कुछ भी नहीं था, लेकिन चेन जुबान बहुत छोटा था और उसका रास्ता अभी भी बहुत लंबा था। यदि वह इसी तरह सुधार करता रहा तो वह निश्चित रूप से 3 रियल कल्टीवेशन में प्रवेश करेगा और यहाँ तक कि उसके पास वान दायरे को प्रभावित करने का मौका भी होगा। आप व्यक्तिगत रूप से धर्मरथ मंडप में जा सकते हैं और एक दिव्य क्षमता चुन सकते हैं। अब आपको मेरे चेन परिवार की नींव के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे पास कुल 3 पृथ्वी स्तरीय दिव्य क्षमताएं और एक स्वर्ग स्तरीय दिव्य क्षमता है। स्वर्ग स्तरीय दिव्य क्षमता को छोड़कर, जो केवल प्रत्येक आगामी परिवार के मुखिया को विरासत में मिल सकती है, आप अन्य 3 पृथ्वी स्तरीय दिव्य क्षमताओं में से एक को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकते हैं। ये सुनकर आसपास के कई लोगों ने आश्चर्य और ईर्ष्या दिखाए। चेन परिवार के लिए पृथ्वी स्तरीय दिव्य क्षमताएं सर्वोच्च और शीर्ष स्तरीय वस्तुएं थीं। कुल मिलाकर केवल 3 थे और अतीत में कई बुजुर्ग भी उन पर नजर डालने के योग्य नहीं थे। अब चेन हुआन इतनी कम उम्र में एक प्राप्त कर सका, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उसका कितना सम्मान किया जाता था।
चेन जुआन बेहद प्रसन्न हुआ। बहुत धन्यवाद पुराने पूर्वज। पृथ्वी स्तरीय दिव्य क्षमताएं। कैंग लाओ के अच्छे विकल्पों पर भरोसा करते हुए उन्होंने लंबे समय से कबीले की 3 पृथ्वी स्तरीय दिव्य क्षमताओं को समझा था। अब आखिरकार उसे एक प्राप्त करने का अवसर मिला। एक बार जब उसने दिव्य क्षमता हासिल कर ली तो वह तेजी से सुधार करने में सक्षम हो जाएगा और उसकी ताकत और भी अधिक सुरक्षित हो जाएगी। बूढ़ा पूर्वज कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक एक व्यक्ति बाहर से अंदर आया। ये चेन परिवार का एक बुजुर्ग था। चेन जी, तुम इतनी लापरवाही से क्या कर रहे हो? बूढ़े पूर्वज चेन के चेहरे पर नाराजगी दिखी और उन्होंने उसे डांटा। हालांकि जो बुजुर्ग दौड़कर अंदर आया उसके चेहरे पर जबरदस्त खुशी थी। बूढ़े पूर्वज, अच्छी खबर। बुजुर्ग चेन ने संदेश भेजा है कि दिव्य बच्चा हमारे स्थान की ओर बढ़ रहा है। क्या? ये सुनकर पुराने पूर्वज चेन अचानक खड़े हो गए, पूरी तरह से चौंक गए। दिव्य बालक आ रहा है। क्या ये जियान कबीले की दिव्य संतान है? आसपास मौजूद सभी लोगों की आंखें फैल गईं और हंगामा मच गया। बुजुर्ग उत्साह से भरे हुए थे। बुजुर्ग चेन ने कहा कि दिव्य बच्चा हमारे स्थान पर रुकना और आराम करना चाहता है। वास्तव में पुराने पूर्वज चेन बहुत खुश थे। चेन जुबान का सामना करते समय उन्होंने जो धैर्य दिखाया था वह बरकरार नहीं रहा और तुरंत खड़े हो गए। जल्दी करो, किसी को इंपीरियल पैलेस तैयार करने का आदेश दो। हर कोई, सभी प्रमुख कबीले शाखाओं को वापस इकट्ठा करें। एक पल में हॉल में मौजूद लोग हड़बड़ी में तितर-बितर हो गए। केवल चेन हुआन ही बचा था। उसका चेहरा हतप्रभ था, फिर भी उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। यह पूरे चेन परिवार में हड़कंप मच गया। हर कोई व्यस्त था और यहाँ तक कि पूरा गुशान शहर तनावपूर्ण माहौल से भरा हुआ था, जिसमें बाहर से प्रकाश की अनगिनत चमक आ रही थी और अंदर ही हलचल थी। 32 चेन हुआन की अनिच्छा। इस दिन चेन परिवार के सभी लोग शहर के द्वार के सामने एकत्र हुए। यहाँ तक कि पुराने पूर्वज चेन भी, जो आमतौर पर उच्च और शक्तिशाली थे, आज्ञाकारी रूप से खड़े थे। उनके चेहरे पर तनाव था। युवा पीढ़ी के कुछ लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और वे आपस में कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आवाज उठी बुजुर्गों ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। भीड़ में चेन हुआन कुछ हद तक अप्रसन्न था। वास्तव में हम किसका स्वागत कर रहे हैं? इससे मेरे साधना समय में देरी हो रही है। वह भी अभी स्पिरिट स्टोरेज क्षेत्र में पहुंचा था और चेन परिवार में उसकी स्थिति बढ़ गई थी, इसलिए जब वह अचानक बाधित हुआ तो वह दूसरों की प्रशंसा का आनंद ले रहा था। पुराने पूर्वज चेन सहित चेन परिवार में हर कोई अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, जिससे चेन हुआन नाराज हो जाता था। कांगलाओ, वह व्यक्ति कौन है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? चेन हुआन ने पूछा। उसके कान के पास कांगलाओ की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत देर तक नींद में रहा, मुझे कैसे पता चलेगा? हालांकि वे दिव्य पुत्र का उल्लेख करते रहते हैं, इसलिए ये किसी कुलीन परिवार का युवा स्वामी होना चाहिए। एक कुलीन परिवार का वंशज। ये सुनकर चेन जुबान की अभिव्यक्ति काफी हल्की हो गई। तो ये सिर्फ अपने परिवार पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति है। मैंने सोचा कि यह कुछ महत्वपूर्ण था। ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ लेकर पैदा होते हैं। उसकी तुलना उससे कैसे की जा सकती है? उन्होंने सचमुच संघर्ष किया और अपने दम पर सब कुछ हासिल किया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और जिसे बचपन से ही घूर कर देखा जाता था। चेन जुबान के मन में उन लोगों के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी जो अपने परिवारों पर निर्भर थे। कुछ ही देर बाद बादलों से तेज गर्जना गूंज उठी। वे यहाँ हैं। बूढ़े पूर्वज चेन का चेहरा चमक उठा। भीड़ का सारा शोर बंद हो गया और सभी ने एक स्वर में ऊपर देखा। अगले ही पल सभी को ऊपर से एक अवर्णनीय भयानक आभा उतरती हुई महसूस हुई। आसमान धुंधला हो गया, बादल छट गए और एक भयानक काली छाया छा गई, जिसने तुरंत पूरे प्राचीन पर्वतीय शहर को दिन से रात में बदल दिया। नॉरेजो ड्रैगन ने सबसे पहले अपने रूप प्रकट किए और भीड़ की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच एक विशाल गाड़ी आगे बढ़ी। प्रत्येक एजो ड्रैगन एक पहाड़ जितना विशाल था और एक साथ उड़ने वाले नौ ड्रैगन अत्यधिक दबाव डालते थे। चेन परिवार की युवा पीढ़ी के कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। जाहिर तौर पर उन्होंने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। पुराने पूर्वज चेन आकाश में उड़ गए। प्राचीन पर्वतीय शहर के ऊपर खड़े होकर सम्मानपूर्वक झुकते हुए चेन परिवार चेनजू दिव्य पुत्र का स्वागत करता है। गाड़ी का पर्दा उठा दिया गया और छाया में जियान मिंगदाओ का चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन एक कोमल आवाज गूंजी। पुराने पूर्वज चेन बहुत दयालु हैं। दिव्य पुत्र का शाही महल तैयार है, कृपया जागीर में प्रवेश करें दिव्य पुत्र। पुराने पूर्वज चेन ने अत्यधिक प्रणाम किया। हाँ, जियान मिंगदाओ ने जवाब दिया, फिर उसकी उदासी निगाहें नीचे की ओर गईं। चेन परिवार की हवेली के सामने हर कोई काम रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके पूरे शरीर को पूरी तरह से उजागर कर दिया गया हो। भीड़ में कांगलाओ की भयभीत आवाज अचानक चेन जुबान के कान में पड़ी। पैतृक ताबीज को हटा दो। मेरे साथ बिल्कुल भी संवाद मत करो। क्या? चेन जुबान दंग रह गया। कांगलाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे पुकारा। कांगलाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चेन हुआन का चेहरा पूरी तरह से हतप्रभ था। उसे अपने दिल में एक बड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऊपर जियान मिंगदाओ ने पहली नजर में ही नीचे की भीड़ में सुनहरा भाग्य देख लिया था। हालांकि यह भाग्य नहीं था, लेकिन ये पहले ही आकार ले चुका था। चेन हुआन, चाइल्ड ऑफ फॉर्चून खेती, स्पिरिट स्टोरेज रियलम लेवल 1 फॉर्चून 1100 अंक वाले भाग्य के बच्चे को पहले से ही कुछ हद तक विकसित होना चाहिए था। तो फिर मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। जियान मिंगदाओ मन मुस्कुराए। प्राचीन पर्वतीय शहर के ऊपर विशाल गाड़ी नीचे की ओर उड़ रही थी। पूरा प्राचीन पर्वतीय शहर तुरंत भड़क उठा। चांगशेंग अमर कबीले का आगमन कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। प्राचीन शहर के भगवान, साथ ही शहर में कई अन्य सेनाओं के प्रमुख सभी सम्मान देने आए, जिससे एक अराजक दृश्य पैदा हो गया। हवेली के अंदर चेन परिवार के सभी बुजुर्गों को सुखद आश्चर्य दिख रहा था। वे ईमानदारी से दिव्य पुत्र की रक्षा कर रहे थे, जबकि युवा पीढ़ी को पीछे के क्वार्टर में प्रवेश करने का सख्त आदेश दिया गया था। चेन परिवार कोई बड़ा कबीला नहीं था। कबीले में पुराने पूर्वज चेन केवल 9वें दायरे में थे और वान दायरे में से कोई भी कभी प्रकट नहीं हुआ था। फिर भी चेन परिवार की स्थिति काफी आरामदायक थी। चांगशेंग अमर कबीले के अधीनस्थ कबीले के रूप में कोई भी उन्हें बिना कारण उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस समय चेन परिवार के सभी बूढ़े लोग भयभीत दिख रहे थे। उनकी निगाहें कभी कभी सामने की दो आकृतियों पर टिक जाती थी और अपनी घबराहट को छिपाने में असमर्थ थे। जियान मिंगदाओ की तरफ से सेवा करते हुए ब्लैक जी खुश दिख रहे थे और धीरे से बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैं उस आंगन में रहता था। मेरे पिता चेन परिवार के दामाद थे और केवल मेरी मां का उपनाम चेन था। मेरे बचपन में मैं बड़े परिसर में रहता था। चेन परिवार के सभी रिश्तेदारों से घिरा हुआ था। मुझे याद है कि मैं एक छोटी लड़की के साथ बहुत अच्छा खेलता था और यहाँ तक कि उसके साथ सौतेली बहन भी बन गया था। बहन की? जियान मिंगदाओ ने एक महत्वपूर्ण विवरण पकड़ा। वह कहाँ है? ब्लैक जी ने अफसोस के साथ कहा। मैंने उसके साथ पत्रों का आदान प्रदान किया। 10 साल पहले उसकी किस्मत खराब थी और वह अपने पति के साथ एक अवशेष की खोज में गई थी। खतरे का सामना करना पड़ा और जल्दी मर गई। हालांकि सौभाग्य से वह अपने पीछे एक बच्चा छोड़ गई। यहाँ जियान मिंगदाओ ने भौहें उठाई। डेजावू की भावना काफी प्रबल थी। एक ऐसा उद्घाटन जहां माता पिता दोनों मर चुके हैं और जटिल रूप से उससे खलनायक से भी जुड़ा हुआ है। फिर जियान मिंगदाओ ने अपनी निगाहें घुमाई। वह कौन व्यक्ति है जिसके बारे में ब्लैक जी ने बात की थी और क्या वे कबीले में है? ब्लैक जी की अभिव्यक्ति सौम्य थी। ये सोचकर कि जियान मिंगदाओ उसके लिए पूछ रहा था और उसने कहा उनकी मां चेन रही थी, जो चेन परिवार की 7वीं शाखा से थी। बूढ़े पूर्वज चेन घबराए हुए दिखे। कृपया रुको शाही बेटे, मैं तुरंत किसी को जांच करने का आदेश दूंगा। तुरंत पूरे चेन कबीले में हड़कंप मच गया। जल्द ही उन्हें उस अनाथ के बारे में भी जानकारी मिल गई जिसका जिक्र ब्लैक जी ने किया था। ये वास्तव में चेन हुआन था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और 1 महीने पहले तक कबीले में उसे विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसा लग रहा था कि चेन हुआन जाग गया है। उसकी ताकत तेजी से आगे बढ़ रही है और वह अब सफलतापूर्वक स्पिरिट स्टोरेज दायरे में घुस गया है। चेन परिवार जैसी छोटी जगह में खेती की इतनी गति भयावह थी।
पुराने पूर्वज चेन इस तरह की प्रतिभा के बारे में आत्मसंतुष्ट लग रहे थे और उन्होंने जानबूझकर चेन हुआन के बारे में कई विवरण बताए। ऐसा लगता है कि उसे 1 महीने पहले सुनहरी उम्र मिली थी। मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार का चाइल्ड ऑफ फॉर्चून है। स्थानांतरण, पुनर्जन्म, प्रणाली, बूढ़ा आदमी, उसके दिमाग में कुछ विचार कौन गए और जियान मिंगडाओ को कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी इस यात्रा के लिए उनके पास काफी समय था। उसी समय कमरे में संरचना को सक्रिय किया गया, अंदर को बाहर से अलग किया गया। कांगलाओ, वास्तव में वह व्यक्ति कौन था? चेन जुआन की आवाज घबराई हुई थी। कैंगलाओ की प्रतिक्रिया पहले बेहद तीव्र थी। ये पहली बार था जब उसने कैंगलाओ को इतना भयभीत महसूस किया था। कांगलाओ तो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसकी आवाज चेन हुआन के कानों में गूंज उठी। वह चांगशेंग अमर कबीले का दिव्य पुत्र था, वास्तव में बहुत भयानक। मुझे पहले से ही इसका आभास था और जब उसने मेरी ओर देखा तो मुझे लगा कि मैं पैतृक तावीज के भीतर भी मुश्किल से छिप सकता हूं। दिव्य पुत्र, चेन हुआन ने भौहें चढ़ाई। क्या उसके पास ऐसी ताकत है? कैंगलाओ, यहाँ तक कि कबीले के पुराने पूर्वज चेन नौमे क्षेत्र के एक मजबूत विशेषज्ञ को पैतृक तावीज के भीतर आपको पहचानना मुश्किल लगता है। इसलिए मैंने कहा, यह दिव्य पुत्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा इस दिव्य पुत्र के अलावा और भी अधिक भयानक कोई होना चाहिए। इन 2 दिनों में आपको सावधान रहना होगा और मुझसे संपर्क कम करना होगा, अन्यथा एक बार पता चलने पर मैं निश्चित रूप से बच नहीं पाऊंगा। कैंगलाओ की आवाज में अभी भी भय और आतंक झलक रहा था। ये सुनकर चेन जुबान स्तब्ध रह गया और उसने अपना मुंह खोला और उसके दिल में अचानक अकथनीय शत्रुता पैदा हो गई। वह सिर्फ अपनी शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा कर रहा है। पैतृक तावीज की सहायता से मेरी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से किसी भी दिव्य पुत्र से कमतर नहीं होंगी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। 33। क्या उसे पता चला? चेन परिवार पिछले कुछ दिनों से असाधारण रूप से सक्रिय रहा है। जैसे ही चेन जुबान ने मुख्य हॉल से बाहर कदम रखा, उसने सामने के आंगन से हंसी और हर्षित आवाजें सुनी और वे सभी लोग जो पहले उसे घिरे हुए थे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। चेन परिवार की कई प्रत्यक्ष और संपार्श्विक महिला सदस्य आलस्य में बातें कर रही थी। युए, क्या तुमने सचमुच उस दिव्य बालक को देखा? केंद्र में कई महिलाओं ने उत्साहपूर्वक लड़की से सवाल किए। केंद्र में लड़की उल्लेखनीय रूप से सुंदर थी, यद्यपि वह आश्चर्यजनक नहीं थी। वह एक आकर्षक और उत्कृष्ट युवा महिला थी, बहुत उत्कृष्ट। चेन यू के छोटे चेहरे पर गर्व का संकेत दिख रहा था। यह झूठ कैसे हो सकता है? मुझे पुराने पूर्वज चेन से दिव्य बच्चे को चाय देने का आदेश मिला और मैंने चुपके से झांक लिया। वह कैसा था? क्या वह सुंदर था? वह सुंदर से कहीं अधिक था। चेन यू की अभिव्यक्ति कुछ चकित थी। मैंने ऐसा असाधारण व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। वह वास्तव में किसी किताब में लिखी चीज जैसा था। मुझे लगा कि मैंने कोई अमर व्यक्ति देखा है। वास्तव में मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मुझे इतना अच्छा अवसर क्यों नहीं मिला? क्या दिव्य बालक ने आपकी ओर देखा? क्या उसने आपसे बात की? उनकी आंखें तीव्र ईर्ष्या से चमक उठी। चेन यू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मौका कैसे मिल सकता था? आपने इसे नहीं देखा, लेकिन दिव्य बच्चे के पास एक महिला थी, ठंडी और सुंदर। मैं उसके बालों के एक कतरे की तुलना भी नहीं कर सकता था। मैंने जो चाय दी थी वह भी उस महिला ने ली थी। एक महिला? क्या वह दिव्य शिशु की महिला हो सकती है? नहीं, वह औरत कोई नौकरानी लग रही थी। क्या इतनी खूबसूरत कोई नौकरानी ही होती है? महिलाएं आश्चर्य से हौंकने लगी। उनकी चर्चा सुनकर चेन जुआन की भौहें थोड़ी सी उदास हो गईं। कल ही वह चेन परिवार की नजर में अभी भी स्वर्गीय विलक्षण था। वह जहां भी जाता था सभी का ध्यान आकर्षित करता था। हालांकि आज उसे वास्तव में असमानता का एहसास हुआ। विशेषकर यह चेन यू। उसे आज भी वह दिन याद है जब उसने खुद को उसके सामने पेश करने की कोशिश भी की थी। चेन हुआन आगे बढ़ा और बोला, जियाओयू, क्या तुम मुझसे उस दिन की खेती की समस्याओं के बारे में नहीं पूछना चाहते थे? मैं आज खाली हूं, इसलिए आज रात मुझसे मिलने आओ। भाई चेन हुआन को आते देख महिलाओं ने बात करना बंद कर दिया। चेन यू के चेहरे पर स्पष्ट रूप से झिझक और दूरी का संकेत दिख रहा था। मुझे खेद है भाई चेन हुआन, लेकिन मैंने पुराने पूर्वज चेन से वादा किया था कि अगर दिव्य बच्चे को कोई जरूरत होगी तो मैं मुख्य हॉल के पास पहरा दूंगा ताकि मैं तुरंत तैयारी कर सकूं। चेन हुआन ने भौहें चढ़ाई। आप सीधे तौर पर चेन परिवार के वंशज हैं, वे आपसे नौकरानी जैसा व्यवहार कैसे करवा सकते हैं? पुराने पूर्वज चेन क्या सोच रहे हैं? मैं आपके लिए पुराने पूर्वज चेन से बात करूंगा। हमारे चेन परिवार में नौकरानियों की कमी नहीं है। उसने धार्मिक आक्रोश की अभिव्यक्ति के साथ बात की, जैसे कि वह उसके बारे में सोच रहा हो और पुराने पूर्वज चेन को ढूंढने का इरादा रखता हो। अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर चेन यू की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने झट से उसे रोका, मत करो। मुझे लगता है कि यह भी अच्छा है। आखिरकार मैं कुछ चीजों में परिवार की मदद कर सकता हूँ। भाई चेन को पुराने पूर्वज चेन से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये किस तरह की चीजें हैं? इस तरह की नौकरानी का काम करना आपके लिए बहुत कठिन है, चेन हुआन ने हैरान होकर कहा। भाई चेन जुबान, आप एक महिला के दिल को नहीं समझते हैं। यू एक का काम कुछ ऐसा है जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्या आपको लगता है कि पुराने पूर्वज चेन ने इसे लापरवाही से व्यवस्थित किया था? यदि वह दिव्य बच्चे की कृपा प्राप्त कर सकती है तो वह महान ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। उसके बगल में एक महिला ने छेड़ा। बिल्कुल, मेरी भी इच्छा है कि मैं जियाओयू की जगह ले सकूं। चेन यू शर्मा गया। बकवास मत करो, दिव्य बच्चा मुझे कैसे पसंद कर सकता है? हालांकि उसने ये कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की झलक दिख रही थी। ठीक है भाई चेन हुआन, मैं अब जा रही हूँ। ये परेशानी की बात होगी अगर दिव्य बच्चे को किसी की जरूरत हो और वह उसे न पा सके। वह टिप्पणी छोड़कर वह मुड़ी और तेजी से चली गई। चेन हुआन के चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति रह गई, खासकर जब उसके बगल की कई युवा लड़कियों की निगाहें उस पर पड़ी और चेन हुआन को देखकर उनमें स्पष्ट रूप से कुछ दया आ गई। चेन परिवार जैसी जगह में शायद चेन हुआन किसी प्रकार की स्वर्गधन्य प्रतिभा थी, लेकिन जियांग कबीले के दिव्य बच्चे की तुलना में वह सड़क के किनारे पड़े एक कंकड़ के लायक भी नहीं था। हमें भी व्यस्त हो जाना चाहिए। मैं अपने पिता से भी विनती करूंगा कि वे मेरे लिए उस आंगन को साफ करने की व्यवस्था करें जहां दिव्य बच्चा रहता है। असंख्य लड़कियां प्रसन्नचित होकर चली गईं। घृणास्पद। चेन जुबान का चेहरा उदास था। उसके हृदय में निराशा की एक अवर्णनीय गांठ थी। एक युवा व्यक्ति होने के नाते, न कि एक प्रवासी होने के नाते, अपनी सुनहरी उंगली हासिल करने और अपनी ताकत में सुधार करने के बाद वह अनिवार्य रूप से थोड़ा अहंकारी था। जैसे ही वह किसी की प्रशंसा का आनंद ले रहा था, एक अन्य व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और उसकी सारी शक्ति चुरा ली, जो वास्तव में कष्टप्रद था। कांगलाओ, उस दिव्य बालक की ताकत क्या है? कांगलाओ, यह अनुमान लगाना कठिन है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उसने दाव खेती क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन कैंगलाओ का स्वर झिझक भरा था। यद्यपि वह एक अवशेषी आत्मा था, फिर भी उसकी अंतर्दृष्टि बनी रही। उन्हें यकीन था कि जियांग कबीले के दिव्य बच्चे ने निश्चित रूप से किसी प्राचीन धर्मव्रत की खेती नहीं की थी। फिर भी उसके रक्त और क्यूई का आध्यात्मिक सार इतना भयानक था जिससे कांगलाओ को एक अपराजय एहसास हुआ। उसने दाव खेती क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। चेन हुआन का चेहरा खुशी से चमक उठा। तो क्या वह मेरे समान स्तर पर नहीं है? मुझे लगा कि उसकी खेती बहुत ऊंची है। वह भी एक दीर्घायु परिवार से है जिसके पास बचपन से ही संसाधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी उसकी खेती केवल इसी स्तर पर है। ऐसा लगता है कि वह मेरे जितना अच्छा भी नहीं है। कांगलाओ, मुझे बताओ, मुझे उसे पकड़ने में कितना समय लगेगा? ये जल्द ही होना चाहिए। कैंगलाओ थोड़ा अवाक था। बस इतना ही कहा जा सकता है कि आखिर वो एक छोटी सी जगह से थे। चेन जुबान की मानसिकता इसे अच्छी तरह से कहें तो आशावादी थी, स्पष्ट रूप से कहें तो उनमें आत्मजागरूकता का पूर्ण अभाव था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनमें से एक आत्मा भंडारण क्षेत्र में एक नवागंतुक था और दूसरा दिव्य महल के शिखर पर था। उनके बीच का अंतर पहले से ही बहुत अलग था। भविष्य में भले ही उन्हें वास्तव में एक ही दायरे में रहने का मौका मिले, जब वे लड़े तो उन्हें निश्चित रूप से अनुभव होगा कि दीर्घायु परिवार की ताकत का वास्तव में क्या मतलब है।
इसके अलावा ये दिव्य बालक एक मिश्रित मूल दाव निकाय था। उसके भीतर मिश्रित मूल दाव शक्ति के साथ उसके युद्ध कौशल स्वाभाविक रूप से भयानक थी, वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे। हालांकि कांगलाओ सीधे तौर पर ये बातें नहीं कह सकते थे क्योंकि अंततः उनके उत्साह को कम करना बुरा होगा। चेन जुआन का उत्साह कुछ हद तक बढ़ गया और वह अपने निवास पर लौट आया। जैसे ही वह अंदर गया उसने बूढ़े पूर्वज चेन को वहां खड़ा देखा। तुम कहाँ थे? अभी क्यों लौट रहे हो? पुराने पूर्वज चेन का स्वर कुछ अप्रसन्न था। पुराने पूर्वज चेन जुआन चौंक गया और जल्दी से झुका। मैं मार्शल ग्राउंड में खेती कर रहा था। बूढ़े पूर्वज चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। परिश्रम एक अच्छी बात है, लेकिन पिछले 2 दिनों से हमारा चेन परिवार अमर कबीले के लिए एक भव्य कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है, इसलिए आपको लापरवाही से इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अगर आप दिव्य बच्चे को नाराज करेंगे तो परेशानी होगी। चेन जुआन को गुस्सा आया। इसी बात पर फिर बात हुई। अपने आप को तैयार करें, दिव्य बालक ने विशेष रूप से आपसे मिलने के लिए कहा है। क्या? चेन जुआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह तुरंत घबरा गया। वह उसे क्यों देखना चाहता था? उसे कुछ भी उजागर नहीं करना चाहिए था, है ना? भले ही चेन हुआन जाना नहीं चाहता था, फिर भी जियान मिंगदाओ के संबंध को स्वीकार करना असंभव था। वह केवल पुराने पूर्वज चेन के पीछे चल सकता था और मुख्य हॉल में प्रवेश कर सकता था। प्रवेश करने पर चेन हुआन ने तुरंत बर्फ सफेद आकृति देखी। जैसे जैसे वह करीब आया उसने अपनी ओर एक अवर्णनीय दबाव महसूस किया, जिससे उसके लिए आसानी से सांस लेना मुश्किल हो गया। हालांकि दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, चेन हुआन को इस समय पुराने पूर्वज चेन से मिलने जैसा तनाव महसूस हुआ। क्या ये वह है? तभी चेन हुआन ने ऊपर से आवाज सुनी। पुराने पूर्वज चेन ने सम्मानपूर्वक कहा, हाँ वह चेन हुआन है। आप वापस ले सकते हैं। उदासीन आवाज फिर से सुनाई दी और पुराने पूर्वज चेन सावधानी से पीछे हट गए। मुख्य हॉल में केवल चेन हुआन ही रह गया। अपने चारों ओर की खामोशी को महसूस करके उसका दिल अचानक से कस गया। लगता है तुम्हारे ऊपर कुछ है। अगला दूसरा। जियान मिंगदाओ की शांत आवाज गूंज उठी और चेन जुआन का चेहरा एकदम बदल गया। उसे अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। उन्होंने कांगलाओ की खोज की। 34 नियति का जवान बेटा। चेन जुआन एक ही वाक्य से डर गया था। उसका पूरा शरीर इकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांगलाओ की खोज की। ऐसा कैसे हो सकता है? कांगलाओ स्पष्ट रूप से पैतृक तावीज में छिपा हुआ था। उसका कोई निशान नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या होगा अगर उसने सचमुच उसे खोज लिया? क्या कांगलाओ खतरे में होगा? क्या उसे जल्दी से बाहर निकल जाना चाहिए? एक पल के लिए चेन हुआन के दिमाग में कई विचार कौंध गए, लेकिन उसका शरीर पत्थर जैसा था, एक इंच भी हिलने में पूरी तरह असमर्थ था। जियान मिंगदाओ ने नीचे चेन हुआन की प्रतिक्रिया को देखा। उसकी आंखें चंचल थीं। एक सामान्य विचार था। सचमुच उसके पास कुछ था। ऐसा लग रहा था कि यह या तो कोई व्यवस्था है या कोई बुरा आदमी। हालांकि छिपाव काफी अच्छा है, इसे देखना कठिन है। आखिरकार मैंने अभी तक कैसे सम्राट की आंख विकसित नहीं की है। जियान मिंगदाओ ने इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना सिर हिलाया और अपना स्वर बदल दिया। आप चेन हुआन हैं। चेन जुआन का गला सूखा और कर्कश था। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ। चेनजू ने कहा कि आपकी खेती अच्छी है। आप आत्मा भंडारण क्षेत्र के स्तर पर इस पीढ़ी में चेन कबीले की प्रतिभा है और आपकी नींव काफी ठोस है। ये सुनकर कि जियान मिंगदाओ ने पिछले विषय को जारी नहीं रखा, चेन हुआन ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज हो रहा था और उसने बड़ी कठिनाई से प्रतिक्रिया दी। कुछ अनौपचारिक शब्दों के बाद जियान मिंगदाओ ने कहा, ब्लैक जी। क्या? एक स्पष्ट ठंडी महिला आवाज अचानक गूंज उठी। तभी चेन जुआन ने मुख्य हॉल में एक महिला को आते देखा, जिसने एक लंबा काला वस्त्र पहना हुआ था। उसका पूरा शरीर काले गुलाब की तरह था। एक ठंडा, सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण चेहरा था। उसकी त्वचा चीनी मिट्टी की तरह सफेद थी, अमरजैद से कम सुंदर नहीं थी। अचानक चेन जुआन का दिल जोर से धड़कने लगा और बेवजह निकटता की भावना उभर आई। ब्लैक जी ने थोड़ा चकित महसूस करते हुए चेन हुआन की ओर देखा। जब उसे जियान कबीले द्वारा ले जाया गया तो वह केवल 4 वर्ष की थी। सच तो यह है कि चेन हुआन की मां के साथ उसके संबंध उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जियान कबीले में प्रवेश करने के बाद वह अकेली हो गई थी और समय समय पर मिलने वाले पत्रों से ही उसे कुछ सांत्वना मिलती थी। चेन जुआन को देखकर अब उसे उन पुराने दिनों की याद आ गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारी मां ने कभी तुमसे मेरा जिक्र किया था? मेरा नाम चेन निंग है और मैं तुम्हारी मां की मुंहबोली बहन हूं। ये सुनकर चेन हुआन स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। आंटी, मेरी मां ने बताया कि उसकी बाहर एक बहुत अच्छी बहन है और उसने यहां तक कहा कि वह किसी दिन मुझे उससे मिलवाने ले जाएगी। वह सचमुच आश्चर्यचकित था। उनकी मां की जान पहचान, उसकी अपनी चाची, और इतना सुंदर। चेन जुआन की आंखें प्रशंसा से भर गईं। उसकी तुलना में चेन कबीले की वे युवा लड़कियां वास्तव में महत्वहीन थीं, बादलों की तुलना में मिट्टी की तरह। एक पल के लिए चेन यू द्वारा पहले अस्वीकार किए जाने से चेन जुआन को महसूस हुई झुंझलाहट भी काफी हद तक दूर हो गई। ब्लैक जी मंद मंद मुस्कुराए और आकर्षक और अद्वितीय हो गए। तुम्हारी मां के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए मुझे आंटी कहना ठीक है। ये देखकर कि तुम कितनी लगन से खेती करते हो और कैसे तुम चेन कबीले में युवा पीढ़ी के एक स्तंभ हो, अगर तुम्हारी मां को पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगी। चेन जुआन खुश थी। हाँ, मां भी बहुत खुश होती अगर उन्हें पता चलता कि मैं तुमसे मिला हूं। वह उत्सुकता से उसके साथ और अधिक बातचीत करना चाहता था। हालांकि ब्लैक जी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं इस बार गॉड चाइल्ड के साथ वापस आया हूं और कुछ दिनों के लिए रुकूंगा। अगर मेरे पास समय है तो मैं आपको साधना के बारे में कुछ संकेत भी दे सकता हूं। धन्यवाद चाची। चेन हुआन बहुत खुश था। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे उसके साथ अकेले रहने का मौका मिलेगा? मैं किसी भी समय उपलब्ध हूं आंटी, अब आप मेरा मार्गदर्शन कर सकती हैं। उसकी अधीर आवाज सुनकर ब्लैक जी थोड़ा सा घबरा गई। उसे कुछ ज्यादा ही उत्सुक पाते हुए और अपना सिर हिलाया। मेरा समय मेरा नहीं है। मैं केवल भगवान के बच्चे की दासी हूं और केवल जब भगवान का बच्चा स्वतंत्र होता है तो मेरे पास समय होता है। क्यों? चेन जुआन स्तब्ध रह गया। उसने अपने सामने असाधारण रूप से सुंदर ब्लैक जी को देखा। उसकी आभा अलौकिक थी, जो एक खतरनाक और भयानक एहसास दे रही थी। वह स्पष्ट रूप से दाव कल्टीवेशन क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति थी। प्रारंभ में चेन हुआन ने केवल यही सोचा था कि ब्लैक जी जियान मिंगदाओ के रक्षक थे। अब उसकी बात सुनकर वह सिर्फ एक नौकरानी थी। ऐसा अस्तित्व इस ईश्वरीय बालक के लिए दासी के रूप में सेवा करना। तुरंत आक्रोश और हताशा की अनगिनत भावनाएं उभर आईं, कुछ ईर्ष्या के साथ जो बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं हो सकी। चेन हुआन को महसूस हुआ कि उसकी मानसिकता तुरंत कुछ हद तक असंतुलित हो गई है। उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसका दिल तेजी से हिल रहा था। स्वर्ग और मनुष्य के बीच संघर्ष हो रहा था। वह खुद से बड़बड़ा रहा था। अल्पविराम। आंटी किसी और की नौकरानी कैसे हो सकती है? वह स्पष्ट रूप से इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर थी, यहाँ तक कि प्रमुख संप्रदायों की कुछ देवियों से भी अधिक उत्कृष्ट थी। और उसे इस ईश्वरीय संतान की सेवा करनी पड़ी। ये कितनी बर्बादी थी। चेन जुआन की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने जियान मिंगदाओ की ओर देखा और फुसफुसाया, भगवान बच्चे, आपकी दिव्य शक्ति अद्वितीय है। आपको चाची का ख्याल रखना चाहिए। कृपया भगवान बच्चे, चाची को आज मुझे खेती में निर्देश देने की अनुमति दें। वह जल्दी से ब्लैक जी को छुड़ाना चाहता था। राक्षसी चंगुल। इन शब्दों ने सबसे पहले गॉड चाइल्ड का दर्जा बढ़ाया, उसे लेबल दिया, जिससे उसके लिए मना करना असंभव हो गया। ऊपर जियान मिंगदाओ कुछ भी था और नाराज भी। फॉर्चून का एक बच्चा अपनी शुद्ध चतुराई दिखा रहा है। देखने से लगता है कि यह कोई क्रॉसिंग स्थानांतरण नाटक नहीं था, बस एक सामान्य उम्र थी। ऐसी उत्कृष्ट महिला को देखकर और उसके साथ कुछ संबंध रखते हुए वह दिखावा करने के लिए अधीर हो गया, जैसे कि केवल इस तरह की शुद्ध चतुराई जहां निचला स्तर उच्च पर विजय प्राप्त करता है उसे याद दिला सकता है। जियान मिंगदाओ ने उसकी छोटी सी योजना को एक नजर में समझ लिया और उदासीनता से कहा, ठीक है।
चेन जुआन की झुकी हुई आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। इसने काम किया, काले जी, तो आप जाकर उन्हें निर्देश दीजिए। जियांग मिंगदाओ की आवाज़ गूंज उठी। चेन जुआन बहुत खुश हो गया और ब्लैक जी की ओर प्रशंसा पाने के भाव से देख रहा था। जब तक अगले शब्द नहीं आए, आज रात मेरे कमरे में वापस आ जाओ। ये सुनकर चेन जुआन की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई और फिर उसका चेहरा स्पष्ट रूप से बदसूरत, कुछ हद तक चिंतित हो गया। क्या आज रात? जियान मिंगदाओ की अभिव्यक्ति उदासीन थी, उसकी आंखें आधी मुस्कुरा रही थी। क्या आपको खेती सिखाना दोपहर तक पर्याप्त होगा? क्या आपको आज रात भी अपने स्थान पर रुकने की जरूरत है? नहीं नहीं, लेकिन चेन जुआन का दिमाग खाली था और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाया जाए। उसके बगल में ब्लैक जी के गाल हल्के से लाल हो गए थे और उसने धीरे से कहा, हाँ मास्टर। मास्टर शब्द सुनकर चेन हुआन को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर रही हो। उसका चेहरा विश्वास से भर गया। डिंग ने फॉर्चून के बच्चे की मानसिक स्थिति के असंतुलन का पता लगाया। चेन हुआन की फॉर्चून वैल्यू -100। सूचना जियान मिंगदाओ के कानों में आई। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। भाग्य का बहुत कमजोर बच्चा। प्रश्नवाचक चिन्ह। चेन हुआन को पता नहीं चला कि वह मुख्य हॉल से बाहर कैसे चला गया। जब तक वह और ब्लैक जी प्रशिक्षण मैदान में नहीं पहुंचे तब तक उसे होश नहीं आया। वह और भी अधिक दांत पीसने लगा। वही ईश्वर बालक, उसने अपनी चाची को क्या समझ लिया? ब्लैक जी को उनके विचारों का पता नहीं था और उनमें ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव भी नहीं था। वह सीधे मुद्दे पर आई। यदि आपके पास उस साधना पद्धति के बारे में कोई प्रश्न है जिसका आप वर्तमान में अभ्यास कर रहे हैं तो आप अभी पूछना शुरू कर सकते हैं। चेन हुआन अब इसके मूड में नहीं थी और उसने उत्सुकता से पूछा, आंटी, वास्तव में उस ईश्वरीय बच्चे के साथ आपका रिश्ता क्या है? ब्लैक जी की नाजुक बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने उसकी ओर देखा। मैंने पहले ही कहा था, मैं गॉड चाइल्ड की दासी हूँ। लेकिन आप उसे मास्टर क्यों कहते हैं? मैं उसे और क्या कहूंगा? ब्लैक जी की अभिव्यक्ति कुछ हद तक ठंडी हो गई, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे। चेन जुआन ने अपने दांत पीस लिए। वह भगवान का बच्चा बहुत ज्यादा है। आंटी जैसी अद्वितीय कोई नौकरानी कैसे बन सकती है? आंटी, आप जियांग कबीले को क्यों नहीं छोड़ देती? मेरी खेती अब तेजी से प्रगति कर रही है और एक दिन मैं निश्चित रूप से 9 स्वर्गों को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगी। उस समय मैं किसी से नहीं डरूंगी। वह लगातार बोलते हुए जल्दी से उसका पक्ष लेने के लिए उत्सुक लग रहा था। यदि यह पिछले कथानक के अनुसार होता तो ब्लैक जी जियांग मिंगदाओ का अनुसरण करते हुए ठंड और असंवेदनशील जियांग मिंगदाओ द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा था और यहाँ तक कि ठंडी चमक के साथ डांटा जा रहा था। सावधानी से काम करते हुए कुछ हद तक स्थानांतरित हो सकते थे। लेकिन अब कथानक अलग था। ये सुनकर चेन जुआन के बहुत प्रभावित होने का अपेक्षित दृश्य प्रकट नहीं हुआ। ब्लैक जी का चेहरा पाले की तरह ठंडा था। आप क्या बकवास कर रहे हैं? जियांग कबीले ने मुझे सुरक्षा और मार्गदर्शन की कृपा दिखाई है और गॉड चाइल्ड का आचरण वास्तव में असाधारण है। पुरुषों के बीच एक ड्रैगन। अन्य लोग उसके बालों के एक कतरे की तुलना भी नहीं कर सकते। क्या आपके शब्द चेन कबीले को जियांग कबीले के खिलाफ विद्रोही बनाने के लिए हैं? चर्चा। उसकी आवाज के साथ ब्लैक जी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। उसकी सुंदर आंखें बर्फीली हो गई। एक ठंडी आभा उसके ऊपर छा गई। चेन जुआन का चेहरा एकदम बदल गया। वह इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका और वह जोर से अपने घुटनों पर गिर गया। वह पूरी तरह से हतप्रभ था। क्या क्या हो रहा है? आंटी इतना गुस्सा क्यों थी? वह बस यही चाहता था कि चाची अपनी नौकरानी के दर्जे से बच जाएं। 35 हेजी की कोमलता भाग्य का पुत्र रह जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर ब्लैक जी का चेहरा ठंडा था और उसके सुंदर सुरुचिपूर्ण चेहरे पर दूरी और शीतलता का स्पष्ट संकेत दिखाई दिया। आपका व्यवसाय आपका अपना है। आपको मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले उसे एक पुराने दोस्त के बच्चे से कुछ निकटता महसूस हुई थी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसकी पिछली निकटता अनावश्यक थी। आखिरकार हालांकि चेन जुआन की मां उसके करीब थी, चेन जुआन अभी भी सिर्फ चेन जुआन थी और उसके साथ बहुत अधिक संपर्क से उसे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ही यह विचार उभरा, ब्लैक जी ने अपना विचार बदल दिया और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि आपका मन समय व्यवस्थित है और आपके पास साधना के लिए समय नहीं है। आपको स्वयं इस पर विचार करना चाहिए। बाद में मैं आपके लिए जाने के लिए एक दिव्य क्षमता का चयन करूंगा जिसे आपकी मां के साथ मेरी दोस्ती को पूरा करने के रूप में माना जाएगा। इसके साथ ही ब्लैक जी निर्णायक रूप से मुड़े और चले गए। जब तक चेन हुआन को एहसास हुआ कि उसने बहुत अधिक पूछ लिया है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह चिंतित था। आंटी, मैं गलत था, मैं अब और नहीं पूछूंगा, कृपया मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाएं। लेकिन उसने चाहे कुछ भी कहा हो, ब्लैक जी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह जगह से गायब हो गया। चेन जुआन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके सीने में गंभीर बेचैनी थी, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण चीज उससे छूट गई हो। एक ही समय पर कमरे में जियांग मिंगदाओ के कान में एक सूचना सुनाई दी। डिंग डिटेक्टेड फ्लक्चुएशन इन द चाइल्ड फॉर्चून्स अपॉर्चुनिटी, हिज स्टेट ऑफ माइंड इज ग्रेटली डैमेज्ड, चेन चांस फॉर्चून वैल्यू -200। ऐसा लगता है कि फॉर्चून का ये बच्चा अधिक समय तक नहीं टिकेगा। जियांग मिंगदाओ ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार फॉर्चून के सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से अद्वितीय नहीं होते हैं। फॉर्चून के अधिकांश बच्चे विकास के अपने प्रारंभिक चरण में सामान्य लोगों की तरह ही कमजोर होते हैं और जब तक उन्हें प्रचंड बल से दबाया जाता है वे कोई लहर पैदा नहीं कर सकते। यही कारण है कि फॉर्चून के इतने सारे बच्चे बड़े होते हैं और बाद के चरणों में जय बन जाते हैं। एक और वे अपने समय का इंतजार करते हैं, उस समय प्रसिद्ध नहीं होते जब वे सबसे कमजोर होते हैं। दूसरी ओर खलनायक उतने क्रूर नहीं है। मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक खलनायक हूं, मुझे अंत तक निर्णायक रहना होगा। जियांग मिंगदाओ ने विचारशील भाव से विचार किया। हालांकि सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि चेन हुआन की सुनहरी उंगली क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह। देखते ही देखते रात हो गई। वुशान शहर में अभी भी हलचल थी। चांगशेंग अमर कबीले के आगमन से हड़कंप मच गया। हर जगह विभिन्न सभाएं हुई और बाजार में रौनक आ गई। यहाँ तक कि आसपास के कई प्रमुख शहरों और प्राचीन संप्रदायों के लोग भी दिव्य बच्चे की एक झलक पाने की उम्मीद में आए थे। चेन कबीले के सबसे बड़े इंपीरियल पैलेस के अंदर, हालांकि इंपीरियल पैलेस शांत था। जियांग मिंगदाओ खिड़की के पास खड़ा था। शुद्ध दो शरद चांदनी उसके लंबे लबादे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी अधिक अलौकिक और रहस्यमय लग रहा था। जब ब्लैक जी कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने बिल्कुल यही दृश्य देखा। उसकी आंखें क्षण भर के लिए चौंधिया गई, मोहित लग रही थी। जितना अधिक उसने दिव्य बालक के साथ बातचीत की, उसके विचार उतने ही अधिक जटिल होते गए। शुरुआती डर और भय से संपर्क के इतने लंबे समय के बाद ब्लैक जी का दिल अनजाने में अविभाज्य हो गया था। आखिरकार शुरुआत से ही दिव्य बच्ची का अस्तित्व उस पुरुष के रूप में था जिसकी उसे जीवन भर सेवा करनी थी। एक पूर्वकल्पित भावना के साथ इस खोज के साथ कि दिव्य बच्ची उतनी कठोर नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी, निकटता की भावना तीव्र हो गई। काले जी, जियांग मिंगदाओ ने अपने पीछे वाले व्यक्ति को देखा, अपना सिर घुमाया और थोड़ा भ्रम के साथ पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? ब्लैक जी अचानक वास्तविकता में वापस आ गई। उनका चेहरा तमतमा गया और उन्होंने अपनी उंगलियां घुमाते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। क्या दिव्य बच्चे ने मुझे आज रात आने के लिए नहीं कहा? जियांग मिंगदाओ स्तब्ध रह गया, फिर थोड़ा खुश हुआ। उनके पिछले शब्द केवल फॉर्चून के बच्चे की मानसिकता को असंतुलित बनाने के लिए थे। हालांकि अपने सामने महिला की कामुक छवि को देखते हुए उसकी फॉर्म फिटिंग लंबी पोशाक के नीचे उसकी सुंदर मुद्रा बेहद आकर्षक थी। विशेष रूप से ब्लैक जी की वर्तमान अभिव्यक्ति, लाल गालों और पानी भरी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह नोचने के लिए तैयार थी। जियांग मिंगदाओ का दिल हिल गया। चांदी की थाली में चढ़ाई गई कोई चीज न लेने का कोई कारण नहीं था। ब्लैक जी को एक तरह से चाइल्ड ऑफ फॉर्चून की नायिका भी माना जा सकता है। जियांग मिंगदाओ ने स्पष्ट रूप से सोचा, एक खलनायक के रूप में कोई निश्चित रूप से लापरवाह नहीं हो सकता। कुछ चीजों की योजना धीरे धीरे बनाई जा सकती है, लेकिन अगर कोई चीज पेश की जाती है और कोई उसे नहीं लेता है तो क्या ये किसी के मस्तिष्क की समस्या का संकेत नहीं है?
तुरंत जियान मिंग राव ने अपना मन बना लिया और थोड़ा मुस्कुराया। ये बिल्कुल सही है, ये कमरा ठंडा है, मैं बस अपने साथ जाने के लिए किसी की तलाश कर रहा था। उसने अपना हाथ लहराया और दौड़ें पूरे इंपीरियल पैलेस के चारों ओर घूम गईं। एक पल में प्रकाश की अनगिनत धाराओं ने उस स्थान को घेर लिया। कमरे में केवल जियान मिंग राव और ब्लैक जी ही बचे थे। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। ये बिस्तर बहुत नरम है और इसे आजमाओ। ब्लैक जी का चेहरा तमतमा गया था और वह आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ी। पूरा कमरा गर्मजोशी प्रेमपूर्ण माहौल से भरा हुआ था। प्रश्नवाचक चिन्ह। कांगलाओ, क्या मैं अभी बहुत उतावला हो गया था? चेन जुबान नाराज लग रहा था। वह भी अपने कमरे में बैठा हुआ था। उन्हें ब्लैक जी के अभी अभी चले जाने के दृश्य पर अफसोस हुआ। आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी और उन्होंने सचमुच बहुत कुछ कहा था।